आपको इसी तरीके से एग्जैक्टली लिखना है अगर आप लॉन्ग में 20 में से एटलीस्ट 18 नंबर चाहते हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम मैराथन में, जिसमें कि सिर्फ 15 डेज के अंदर यानी कि सिर्फ 15 वीडियोस के थ्रू मैं आपकी सर्जरी सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए 101% फिनिश करके देने वाला हूं। जिसमें कि फर्स्ट डे का जो हमारा लेक्चर था उसको हमने अच्छे से कलरफुल वे में कवर कर लिया था, जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे। तो ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है यानी कि डे 2, जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोअर लिम्ब इश्चेमिया और इंटरमिटेंट क्लॉडेशन से शुरू करेंगे, जो कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन की तरह देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ रेस्ट पेन और रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी हमें पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज के होने वाले हैं वो है डायबिटिक फुट, बर्जर्स डिजीज और वेरिकोज वेन, और साथ ही साथ डीवी, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन की तरह हमें हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे डे 2 के लेक्चर्स को, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कॉजेज ऑफ लोअर लिम्ब इश्चेमिया। तो लोअर लिम्ब इश्चेमिया में हमसे सबसे पहले कॉजेज पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है। तो कॉजेज में हमें 2 तरह के कॉज लिखने होते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट कॉजेज की बात करनी होती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्रॉनिक और एक्यूट कॉजेज होते हैं जो कि लोअर लिम्ब इश्चेमिया को कॉज करते हैं। तो क्रॉनिक कॉज में ये 4 कॉजेज और एक्यूट में भी हमें इन 4 कॉजेज को लिखना है। तो क्रॉनिक में सबसे पहला एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस यानी कि टेओ, जिसे हम बर्जर्स डिजीज के भी नाम से जानते हैं। तीसरा होगा कोलेजन वस्कुलर डिसऑर्डर्स, और फोर्थ होगा डायबिटीज। तो 4 कौन कौन से यहाँ पे कॉजेज हो गए क्रॉनिक में। तो आपको सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा बर्जर्स डिजीज या फिर थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, थर्ड होगा कोलेजन वस्कुलर डिसऑर्डर और फोर्थ होगा डायबिटीज। तो ये 4 रीजंस आपको लिखने हैं क्रॉनिक में। एक्यूट में कौन कौन से रीजंस होते हैं जो कि लोअर लिम्ब इश्चेमिया को कॉज करते हैं। तो सबसे पहले एक्यूट थ्रोम्बोसिस होगा, दूसरा एक्यूट एम्बोलिज्म होगा, तीसरा एन्यूरिज्म होगा, और फोर्थ ट्रॉमा टू द वेसल्स। तो ये 4 रीजंस हो गए जिसको आपको मेरे साथ बोलना है। सबसे पहला एक्यूट थ्रोम्बोसिस, दूसरा एक्यूट एम्बोलिज्म, तीसरा होगा ट्रॉमा टू द वेसल्स, और फोर्थ होगा एन्यूरिज्म। तो ये 4 रीजन आपको एक्यूट और क्रॉनिक कॉजेज में लिखने हैं लोअर लिम्ब इश्चेमिया के। उसके बाद बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 मार्क्स में मोस्ट कॉमनली जो कि देखने के लिए मिलता है, जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडेशन। तो ये 5 मार्क्स के साथ साथ 2 मार्क्स शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इंटरमिटेंट क्लॉडेशन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, साथ ही साथ उसमें पैथोजेनेसिस और उसके साइट्स और आर्टरीज कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं ये बताना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडेशन से। तो बात करनी है आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है कि इंटरमिटेंट क्लॉडेशन होता क्या है। सो इट इज अ क्रैम्पिंग पेन इन मसल। किस टाइप का पेन है ये? क्रैम्पिंग पेन है मसल में। ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली ये हमें लोअर लिम्ब के मसल में देखने के लिए मिलता है। तो ये कैसा पेन हुआ? क्रैम्पिंग पेन होगा मसल में, ठीक है। वो ब्रॉट बाय, विच इज ब्रॉट बाय एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है? हमें बताना है कि इंटरमिटेंट क्लॉडेशन क्रैम्पिंग पेन होता है मसल में, विच इज ब्रॉट बाय एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग। उसके बाद ऑकर ड्यू टू, क्यों ऑकर क्यों होता है? इश्चेमिया की वजह से होता है, जो कि आर्टरी ऑक्लूजन की वजह से क्रिएट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या लिखा था कि ब्रॉट बाय एक्सरसाइज और वॉकिंग। दूसरा है ऑकर्स ड्यू टू, इसका रीजन होगा इश्चेमिया विच ऑकर्स ड्यू टू आर्टरी ऑक्लूजन। तीसरा होगा इट इज रिलीव्ड बाय, सो रिलीव्ड बाय रेस्ट, रेस्ट देने पे इसको आराम मिलता है। और एक और इसका फीचर होता है कि ये रिप्रोड्यूसिबल होता है। तो इंटरमिटेंट क्लॉडेशन में हमने ये 4 बातें जानी। सबसे पहला कि क्रैम्पिंग पेन होता है। कैसा पेन होता है? क्रैम्पिंग पेन होता है मसल में, विच इज ब्रॉट बाय एक्सरसाइज और वॉकिंग। ऑकर्स ड्यू टू इश्चेमिया विच ऑकर्स फर्दर ड्यू टू आर्टरी ऑक्लूजन। इट इज रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड इट इज रिप्रोड्यूसिबल इन नेचर। तो ये 5 बातें आपको लिखनी है इंटरमिटेंट क्लॉडेशन के इंट्रोडक्शन में। ब्रॉट बाय, ऑकर्स ड्यू टू, रिलीव्ड बाय एंड रिप्रोड्यूसिबल। तो रेस्ट लेने पे रिलीव्ड मिलता है और रिप्रोड्यूस हो सकता है। इसकी साइड्स देखते हैं तो ये इसकी 4 साइड्स होती हैं, जो कि सबसे पहला काफ, फुट, थाई और बटक। सो बटक से आपको बटक से स्टार्ट करके आपको नीचे फुट तक आना है। तो बटक में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? सो बटक में हमारी यहाँ पे इलियक, एओर्टो या फिर एओर्टो इलियक आर्टरी इन्वॉल्व होती है। कौन सी? बटक में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? आपको मेरे साथ बोलना है। बटक में इलियक या फिर एओर्टो इलियक आर्टरी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है।
बटक। उसके बाद थाई में आ जाइए, थाई में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, तो थाई में यहाँ पे सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। थाई में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी। सो ये आर्टरी हमारी मोस्ट कॉमन होती है जो कि इंटरमिटेंट क्लॉडेशन को कॉज करती है। सो मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन इंटरमिटेंट क्लॉडेशन विल बी सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी। सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी में हमारी मोस्ट कॉमन आर्टरी होगी जो कि कहाँ पे, थाई से होकर के गुजरती है। उसी के साथ साथ फुट पे बात करें तो फुट पे कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, सो फुट पे टीबियल एंड प्लांटर आर्टरी इन्वॉल्व होती है यहाँ पे। सो टीबियल एंड प्लांटर आर्टरी हमारी फुट पे हो गई, सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी हमारी थाई पे हो गई, इलियक या फिर एओटो इलियक आर्टरी हमारी बटक में हो गई। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारी मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट हमारी होती है यहाँ पे काल्फ मसल्स, जहाँ पे साइन और सिम्टम मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडेशन के। उसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें फीमोरोपोप्लीटियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। तो आपको मेरे साथ इंट्रोडक्शन से लेके साइट और ब्लॉकेज मुझे एज अ टीचर समझाना है। तो सर आप मेरी बात सुनिए कि इंटरमिटेंट क्लॉडेशन क्या होता है। इट इज़ अ क्रैम्पिंग पेन इन मसल, ठीक है, क्रैम्पिंग पेन होगा मसल में, ब्रॉट बाय एक्सरसाइज और वॉकिंग, ऑकर्स ड्यू टू इस्चेमिया, रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड इज रिप्रोड्यूसिबल इन नेचर। साइड में सर बटक से हमें नीचे आना है तो बटक में इलियक एओटो इलियक आर्टरी इन्वॉल्व होगी, थाई में सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी जो कि मोस्ट कॉमन होती है इन्वॉल्व होती है, फुट में टीबियल प्लांटर आर्टरी इन्वॉल्व होगी, और काल्फ जो कि मोस्ट कॉमन साइड होता है साइन और सिम्टम्स का, उसमें फीमोरोपोप्लीटियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। याद करना है, ठीक है। अब बात आती है पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस में इसमें आपको याद करना है इसको आम से, इसका जो निमोनिक होगा वो होगा आम। सबसे पहला आर्टेरियल ऑक्लूजन होगा। आर्टेरियल ऑक्लूजन होने की वजह से आपको बताया था क्या होता है, इस्चेमिया होता है। ये देखिए इस्चेमिया होगा, इस्चेमिया होने की वजह से एनारोबिक ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलेगा। एनारोबिक ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, फर्दर एक्यूमुलेशन होने लगता है यहाँ पे दो चीज़ों का, लैक्टिक एसिड और सब्सटेंस पी का, और इन चीज़ों के एक्यूमुलेशन की वजह से फिर फर्दर मसल इन पेन ऑकर होने लगता है। तो क्या इसका निमोनिक है, इंटरमिटेंट क्लॉडेशन में जब भी आपको बोलूँगा तो आपको इसके पैथोजेनेसिस में एक आम को इमेजिन कर लेना है, 3 A और एक सिंगल M। सबसे पहला ए क्या होगा, आर्टेरियल ऑक्लूजन जो कि इस्चेमिया कॉज करेगा, जिसकी वजह से एनारोबिक ऑक्सीडेशन कॉज होगा। एनारोबिक ऑक्सीडेशन की वजह से एक्यूमुलेशन होने लगेगा यहाँ पे लैक्टिक एसिड और सब्सटेंस पी का, जो कि मसल पेन कॉज करेंगे। याद कैसे रखना है, आम से याद रखना है। तो ये बात हो गई हमारे पैथोजेनेसिस की, इंटरमिटेंट क्लॉडेशन की। तो 3 चीज़ों पे हमने बात कर ली है, इंट्रोडक्शन, साइड एंड ब्लॉकेज और साथ ही साथ पैथोजेनेसिस पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको ये 5 बातें याद करनी है कि क्रैम्पिंग पेन होता है, ब्रॉट बाय, ऑकर्स ड्यू टू और रिलीव्ड बाय एंड रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है। अब इसका एक क्लासिफिकेशन होता है जो कि अलग से आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बॉयड्स क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कि इंटरमिटेंट क्लॉडेशन का होता है। तो इसमें हमें 4 ग्रेड्स में पढ़ना होता है। 4 ग्रेड्स में क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे इंटरमिटेंट क्लॉडेशन को, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 के इंटरमिटेंट क्लॉडेशन में क्या होता है कि पेन जो होता है वो आफ्टर वॉकिंग होता है। सो वॉक करने के बाद पेन यहाँ पे स्टार्ट होता है, लेकिन जो पेन है वो वाइल वॉकिंग रिड्यूस हो जाता है। तो आपको ग्रेड 1 में लिखना है कि जो पेन है वो वॉक करने के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन वॉक करने के टाइम पर वाइल द वॉकिंग द पेन विल बी रिड्यूस्ड। तो ये आपको ग्रेड 1 में लिखना है कि चलते वक्त तो यहाँ पे पेन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पेशेंट वॉक करके आएगा, घर पे आराम करेगा, तब वो कंप्लेन करेगा कि उसे पेन हो रहा है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि जो पेन है वो परसिस्ट करने लगेगा वॉकिंग के टाइम पे भी, ठीक है। क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे जो पेन है अब वो परसिस्ट कर चुका है वॉकिंग के टाइम पे भी, लेकिन अभी भी पेशेंट वॉक करने के लायक है, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसको। तो ये हो गई ग्रेड 2 की बात। ग्रेड 1 में क्या हुआ था कि सिर्फ वॉक करने के टाइम पे यहाँ पे मतलब आराम था, वॉक करने के बाद यहाँ पे पेशेंट को पेन की फीलिंग आ रही थी, लेकिन यहाँ पे अब वॉकिंग के टाइम पे भी पेन यहाँ पे परसिस्ट कर रहा है और पेशेंट जो है वो एफर्ट लगा करके भी वॉक करने के लायक है। ग्रेड 3 में क्या होगा कि अब यहाँ पे पेन इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट को फोर्स कर देता है स्टॉप
होने के लिए, मतलब पेशेंट अब यहाँ पे एफर्ट लगा करके भी नहीं चल पा रहा होता है ग्रेड 3 में। ग्रेड 4 में क्या होता है कि ग्रेड 4 में अब यहाँ पे रेस्ट के टाइम पे भी अगर पेशेंट रेस्ट में भी है तो भी उसके लिम्स में पेन होता रहेगा। तो मुझे एक बार अपनी लैंग्वेज में समझाइए बॉयड्स क्लासिफिकेशन को। तो 4 ग्रेड्स में यहाँ पे इंटरमिटेंट क्लॉडेशन को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें ग्रेड 1 में क्या हुआ था कि जो पेन है, पेन वॉक करने के बाद स्टार्ट होता है, पेन स्टार्ट्स आफ्टर वॉकिंग, और वॉक करने के टाइम पे जो पेन है वो रिड्यूस रहता है, कम रहता है। ग्रेड 2 में क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो पेन है पेशेंट को, पेन वॉकिंग के टाइम पे भी परसिस्ट करने लगा है, लेकिन अभी भी पेशेंट वॉक करने के लायक है एफर्ट्स लगाते हुए। ठीक है, ग्रेड 3 में क्या हुआ था कि अब पेन इतना सीवियर हो गया है कि पेन कॉजेस द पेशेंट टू स्टॉप वाइल वॉकिंग। और ग्रेड 4 में यहाँ पे रेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेन होने लगता है पेशेंट को। तो ये बॉयड्स क्लासिफिकेशन हो गया इंटरमिटेंट क्लॉडेशन का। डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे हमें जो करना होता है उसे हम कहते हैं एंकल ब्रैकियल प्रेशर इंडेक्स, ABPI। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि एंकल ब्रैकियल प्रेशर इंडेक्स लिखेंगे यहाँ डायग्नोसिस में। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, कई जगह आपको देखने के लिए मिलेगा एंकल ब्रैकियल प्रेशर इंडेक्स ABPI। सो ये बात हो गई हमारे यहाँ पे इंटरमिटेंट क्लॉडेशन की, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, पैथोजेनेसिस, साइट और ब्लॉकेज और क्लासिफिकेशन के साथ साथ डायग्नोसिस भी देख लिया। एक और क्वेश्चन उसके साथ साथ आता है रेस्ट पेन। रेस्ट पेन क्या होता है? रेस्ट पेन जो होता है वो कंटिन्यूअस एचिंग पेन होता है इन काफ और फीट एंड टोज। क्या है? रेस्ट पेन जो है वो कंटिन्यूअस एचिंग टाइप ऑफ पेन है काफ में और फीट और एंड टोज में। आपको ये याद रखना है कि कंटिन्यूअस पेन होता है, एचिंग की तरह का ये टाइप होती है इसकी क्वालिटी, जो कि कहाँ पे होता है? काफ मसल्स में, फीट और टोज में होता है। ठीक है, इसे कहते क्या है? इट इज़ अ क्राइंग ऑफ डाइंग मसल्स। रेस्ट पेन को इसका जो कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि क्या है ये? क्या है ये? क्राइंग ऑफ डाइंग मसल्स है, क्राइंग ऑफ डाइंग मसल्स ड्यू टू इस्चेमिया ऑफ सोमैटिक नर्व्स। इसमें क्या होता है कि क्लॉडेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी फर्दर नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और नर्व्स इन्वॉल्व होने की वजह से नर्व्स में इस्चेमिया कॉज होगा, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रेस्ट के टाइम पे भी पेन देखने के लिए मिलता है। इसे हम कहते हैं क्राइंग ऑफ डाइंग नर्व्स। ठीक है, तो रेस्ट पेन कहाँ पे हुआ? काल्व मसल्स में, फीट और टोज में हुआ, जो कि कंटिन्यूअस एचिंग टाइप ऑफ पेन होता है। इसे हम कहते हैं क्राइंग ऑफ डाइंग नर्व्स विच ऑकर्स ड्यू टू इस्चेमिया ऑफ सोमैटिक नर्व्स। ठीक है, अब इसकी एक स्पेशल फीचर होता है कि जब पेन है वो रात के वक्त भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब द पेन विल इंक्रीज एट द नाइट। ठीक है, इसमें जो प्रेजेंटेशन होगा पेशेंट का, किस तरह से प्रेजेंटेशन मिलेगा? जब पेशेंट है, पेशेंट यहाँ पे आपको बैठा हुआ मिलेगा, लेटने से दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पेशेंट रात में उठ उठ करके बैठने लगेगा। पेशेंट आपको बैठा हुआ मिलेगा बेड पे, और अपने हाथ को वो होल्ड करके रखेगा, दोनों हाथों से अपने फुट को होल्ड करके रखेगा विद यूजिंग बोथ हैंड्स, या फिर वो अपने पैर को बेड से हैंग ऑफ करके रखेगा। आपको प्रेजेंटेशन लिखना है। सबसे पहले रेस्ट पेन में आपको ये बताना है कि कंटिन्यूअस एचिंग पेन होता है काफ में, फीट एंड टोज की मसल्स में। इट इज क्राइंग ऑफ डाइंग नर्व्स। क्राइंग ऑफ डाइंग नर्व्स बोलते हैं इसको, क्यों? इस्चेमिया ऑफ सोमैटिक नर्व्स की वजह से। यहाँ पे इस्चेमिया होने लगता है, यहाँ पे इस्चेमिया ऑफ सोमैटिक नर्व्स होता है, जिसकी वजह से क्राइंग ऑफ डाइंग नर्व्स हम कहते हैं। ठीक है, जो पेन है वो नाइट के वक्त ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्रेजेंटेशन कैसा मिलेगा? जो पेशेंट है वो बेड पे बैठा हुआ मिलेगा, अपने फुट को दोनों हाथों से होल्ड करके रखेगा, या फिर फुट को बेड से नीचे हैंग करके रखेगा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट में देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको आपको ये 4 बातें याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं एक दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना की खास बात यह है कि यह क्वेश्चन सर्जरी और मेडिसिन दोनों में आता है। तो रेनॉल्ड्स फिनोमिना कई बार मेडिसिन के साथ साथ सर्जरी में भी एज अ 5 मार्क्स यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन की तरह देखने के लिए मिलता है। तो इतने अच्छे तरीके से अब जरा देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और इसके टाइप्स आपको किसी भी बुक में इतने सही तरीके से आपको ये टॉपिक देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन से कि रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता क्या है। तो आपको ये कुछ बातें जिनको मैंने अलग अलग कलर से लिखी हैं, इसको आपको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना है। तो रेनॉल्ड्स फिनोमिना, इट इज़ अ एपिसोडिक लोकलाइज्ड वैसोस्पाज्म। क्या? 3 बातें कौन कौन सी? एपिसोडिक, लोकलाइज्ड
वैसोस्पाज्म होता है, यानी कि वैसो कंस्ट्रिक्शन। एपिसोडिक होगा मतलब एपिसोड्स की तरह आएगा, लोकलाइज्ड होता है, जनरलाइज्ड नहीं होता है, और वैसोस्पाज्म होता है किसका? स्मॉल वेसल्स का ऑफ हैंड्स एंड फीट। सो क्या हुआ? रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या होता है? रेनॉल्ड्स फिनोमिना एपिसोडिक लोकलाइज्ड वैसोस्पाज्म ऑफ स्मॉल वेसल्स ऑफ हैंड्स एंड फीट which leads to रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। रेनॉल्ड्स, जो कि रेनॉल्ड्स सिंड्रोम को कॉज करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? ओवरऑल इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है इसको समझिए कि एपिसोडिक लोकलाइज्ड वैसोस्पाज्म ऑफ स्मॉल वेसल्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। कहाँ की वेसल्स हैं? कहाँ की वेसल्स है? ध्यान दीजिए, हाथ की और पैर की, हैंड्स एंड फीट की जो स्मॉल वेसल्स हैं, यहाँ पे लार्ज वेसल्स पेयर्ड रहती हैं, स्मॉल वेसल्स ऑफ हैंड्स एंड फीट, इसमें क्या हो रहा है? एपिसोडिक लोकलाइज्ड वैसोस्पाज्म हो रहा है, जो कि लीड कर रहा है रेनॉल्ड्स सिंड्रोम को। किसको लीड कर रहा है? रेनॉल्ड्स सिंड्रोम को। अब रेनॉल्ड्स सिंड्रोम क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स। सो रेनॉल्ड्स सिंड्रोम इन क्लिनिकल फीचर्स का सीक्वेंस होता है 1 2 3 4। ये सीक्वेंस वाइज स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 एज ए स्टेप मान लो ये सीक्वेंस होगा। इन क्लिनिकल फीचर्स के सीक्वेंस को अपन कहते हैं रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। तो आइए देखते हैं रेनॉल्ड्स सिंड्रोम क्या होता है। सो 4 सीक्वेंस है। सबसे पहला क्या है? लोकल सिंकोप, लोकल एस्फाइक्सिया, लोकल रिकवरी। सबसे पहला क्या है? लोकल सिंकोप, लोकल एस्फाइक्सिया, लोकल रिकवरी और लोकल गैंग्रीन। सो 4 ये लोकल क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं जो कि आपको याद रखने हैं सीक्वेंस वाइज? सिंकोप, एस्फाइक्सिया, रिकवरी एंड गैंग्रीन। आइए समझते हैं इन चारों क्लिनिकल फीचर्स को कि ये होते क्या हैं। तो लोकल सिंकोप में क्या होता है? लोकल सिंकोप में यहाँ पे वाइट कोल्ड पाम एंड डिजिट्स, यहाँ पे जो हमारे पाल्म और डिजिट्स हैं वो वाइट और कोल्ड पड़ने लगते हैं, जिनके साथ साथ टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर आएगा वो होगा लोकल सिंकोप। मतलब ये क्लिनिकल फीचर क्यों आ रहे हैं जरा समझिए, मुझे समझाइए। ये क्लिनिकल फीचर जिन्हें हम रेनॉल्ड्स सिंड्रोम कहते हैं ये आ रहे हैं क्योंकि जो हमारी हैंड्स और फीट की जो स्मॉल वेसल्स हैं उसमें एपिसोडिक लोकलाइज्ड वैसोस्पाज्म हो रहा है, जो कि रेनॉल्ड्स सिंड्रोम को कॉज कर रहा है। और रेनॉल्ड्स सिंड्रोम क्लिनिकल फीचर, इन क्लिनिकल फीचर्स का एक सीक्वेंस होता है जिसमें सबसे पहला लोकल सिंकोप आता है, दूसरा लोकल एस्फाइक्सिया आता है, तीसरा लोकल रिकवरी और चौथा लोकल गैंग्रीन आता है। तो लोकल सिंकोप को हम समझ रहे थे। लोकल सिंकोप क्या होता है? लोकल सिंकोप होता है कोल्ड पाम एंड डिजिट्स, वाइट कोल्ड पाम एंड डिजिट्स एंड टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन इन पाम एंड डिजिट। तो ये हमारा सबसे पहला हुआ लोकल सिंकोप। दूसरा सीक्वेंस जो होता है क्लिनिकल फीचर्स का वो होता है लोकल एस्फाइक्सिया। लोकल एस्फाइक्सिया में क्या होता है? अब यहाँ पे वाइट कोल्ड पाम और डिजिट्स जो थे, अब यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगता है पाम और डिजिट्स का, ठीक है, जिसके साथ साथ टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन हमारा बर्निंग सेंसेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइए मुझे, हिंदी में समझाइए। चलिए, सबसे पहला हुआ था सर लोकल सिंकोप आया था। लोकल सिंकोप में हमारा जो पाम और डिजिट्स थे वो वाइट और कोल्ड पड़ने लगे थे, जिसके साथ साथ टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन हमने देखा था। दूसरा क्लिनिकल फीचर था सर लोकल एस्फाइक्सिया। लोकल एस्फाइक्सिया जिसमें कि सर अब ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने के लिए मिलने लगता है पाम और डिजिट्स का, और साथ ही साथ में बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा सर इनमें। तीसरा सर जो क्लिनिकल फीचर होता है, तीसरा क्लिनिकल फीचर होता है सर अब लोकल रिकवरी का। इसमें क्या होता है कि पेन इन डिजिट्स एंड पाम। अब यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन के बाद डिजिट्स और पाम में पेन स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा आएगा तीसरे फीचर लोकल रिकवरी में। क्या हुआ है लोकल रिकवरी में? यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया है डिजिट्स एंड पाम में। जो चौथा अपना आखिरी क्लिनिकल फीचर होता है जिसको हम कहते हैं लोकल गैंग्रीन। इसमें क्या होता है कि अल्सरेशन स्टार्ट हो जाता है और गैंग्रीन स्टार्ट हो जाता है डिजिट्स में। डिजिट्स में, हाथ और पैर की डिजिट्स में अल्सरेशन और गैंग्रीन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये 4 क्लिनिकल फीचर थे जिनको हमने रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में देखा। आंख बंद करके रिपीट करिए। सबसे पहला लोकल सिंकोप, जिसमें कि वाइट और कोल्ड पाम और डिजिट्स देखने के लिए मिलते हैं टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन के साथ। दूसरा आता है
दूसरा आता है एस्फाइक्सिया, जिसमें कि ब्लूइश डिस्कलरेशन अब होने लगता है पाम और डिजिट्स का, साथ ही साथ बर्निंग सेंसेशन मिलने लगता है। थर्ड जो होता है लोकल रिकवरी, जिसमें कि अब यहाँ पे डिजिट्स और पाम में पेन स्टार्ट होएगा, और लोकल गैंग्रीन फोर्थ होता है लास्ट, जिसमें कि अल्सरेशन और गैंग्रीन स्टार्ट हो जाता है डिजिट्स में। ठीक है, सो ये हो गई हमारे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रेनॉल्ड्स फिनोमिना का। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। सो रेनॉल्ड्स फिनोमेना जो होता है वो बायलैटरली देखने के लिए मिलता है, यंग फीमेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जिसे आपको याद रखना है कि बायलैटरल होगा और साथ ही साथ यंग फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं? रेनॉल्ड्स फिनोमेना की। बायलैटरल है सर, यंग फीमेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स मीडियल 4 डिजिट्स, मीडियल 4 डिजिट्स ऑफ पाम ऑफ अपर लिम। अपर लिम की मीडियल 4 डिजिट्स को ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है, और साथ ही साथ जो थंब है वो स्पेयर्ड होता है। याद रख लोगे क्या इस बात को? कैसे याद रखोगे बताओ? सर मीडियल 4 डिजिट्स जो होती हैं पाम की अपर लिम की, वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी डिजिट्स? मीडियल 4 डिजिट्स। इसमें सर जो थंब होता है वो स्पेयर्ड रहता है। थंब में रेनॉल्ड्स फिनोमेना के फीचर्स कम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे पैलर ब्लांचिंग, साइनोसिस एंड पेनफुल रेड इंगॉजमेंट ऑफ पाम एंड डिजिट्स देखने के लिए मिलता है। क्या क्या है? पैलर ब्लांचिंग, साइनोसिस और पेनफुल रेड इंगॉजमेंट देखने के लिए मिलेगा, और ओकेजनली यहाँ पे गैंग्रीन और अल्सरेशन भी देखने के लिए मिलता है, अगर रिजॉल्व नहीं हुआ, 4th स्टेज तक बात आ गई तो। ठीक है, इसमें और नॉर्मल पेरीफेरल पल्स देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की अगर बात करें, डायबिटिक फुट में, तो उसमें पेरीफेरल पल्स हमें रिड्यूस मिलेंगी, लेकिन रेनॉल्ड्स फिनोमेना में जो हमारी पेरीफेरल पल्स होती हैं वो नॉर्मल ही रहती हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? रिपीटेड अटैक्स इसमें कॉमन होते हैं। ठीक है, चूंकि हमने क्या पढ़ा था कि एपिसोडिक होता है, एपिसोडिक होगा, रिपीटेटिवली देखने के लिए मिल सकता है, रिपीटेटिव अटैक्स इसमें कॉमन होते हैं। एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू कोल्ड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्लिनिकल फीचर हो जाता है कि इसमें क्या है? एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू कोल्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे साथ एक बार आप फर्स्ट से स्टार्टिंग से क्लिनिकल फीचर्स रिवाइज कराइए। सर सबसे पहला जो रेनॉल्ड्स फिनोमेना है वो बायलैटरली देखने के लिए मिलेगा, यंग फीमेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है सर, और मोस्ट कॉमनली मीडियल 4 डिजिट्स को इन्वॉल्व करता है पाम के ऑफ अपर लिम, और सर जो थंब होता है वो स्पेयर्ड होता है इसमें। ठीक है, पैलर ब्लांचिंग, साइनोसिस और पेनफुल रेड इंगॉजमेंट देखने के लिए मिलेगा। ओकेजनली गैंग्रीन और अल्सरेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। इसमें सर एक स्पेशल बात आपने बताई थी कि नॉर्मल पेरीफेरल पल्स इसमें देखने के लिए मिलती है। जो पेरीफेरल पल्स होगी वो नॉर्मल आएगी, भाई डायबिटिक फूड में नॉर्मल नहीं होती है, रिड्यूस हो जाती है। सर रिपीटेटिव अटैक्स इसमें कॉमन होते हैं, और एक और ख़ास बात आपने बताई थी कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना में एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू कोल्ड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब अपन बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? एंजियोग्राम कर सकते हैं हैंड का, आर्टेरियल डॉपलर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू कोल्ड था, तो यहाँ पे हम नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी करेंगे, नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी करेंगे, और एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू कोल्ड की वजह से यहाँ पे कोल्ड रिकवरी टाइम यहाँ पे चेंज हो जाता है। कोल्ड रिकवरी टाइम नॉर्मल कितना होता है? कोल्ड रिकवरी टाइम यहाँ पे लेस देन 10 मिनट्स होता है, लेकिन रेनॉल्ड्स डिजीज में यहाँ पे ग्रेटर देन 30 मिनट्स देखने के लिए मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया है सर? सबसे पहले एंजियोग्राम करेंगे अपन हैंड का, एंजियोग्राम ऑफ हैंड। ठीक है, उसके साथ साथ आर्टेरियल डॉपलर करेंगे, एंजियोग्राम ऑफ हैंड, आर्टेरियल डॉपलर। उसके साथ साथ सर यहाँ पे नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी करेंगे। क्या कर रहे हैं? नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी कर रहे हैं, और कोल्ड रिकवरी टाइम चेक कर रहे हैं। 4 चीज़ें करी हैं, एंजियोग्राम ऑफ हैंड, आर्टेरियल डॉपलर, नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी और कोल्ड रिकवरी टाइम। नॉर्मल कितना होता है कोल्ड रिकवरी टाइम? लेस देन 10 मिनट का होता है, वही रेनॉल्ड्स डिजीज में ग्रेटर देन 30 मिनट का हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात अपन बाद में करेंगे, पहले अपन देख लेते हैं टाइप्स। सो 2 टाइप्स के यहाँ पे रेनॉल्ड्स फिनोमेना देखने के लिए मिलते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से? प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना और सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना। प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना और सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना दोनों में डिफरेंस समझते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये टेबल आपके लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहला अपन बात करते हैं कॉजेस की। तो कॉजेस, प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना जो होता है वो आइडियोपैथिक होता है,
वहीं मतलब कि इसके जो कॉजेज हैं वो अभी तक अच्छे से समझे नहीं जा सके हैं। वहीं सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो होता है उसके पीछे अंडरलाइंग डिजीज एग्जिस्ट करती है, लाई करती है। सो प्राइमरी में आइडियोपैथिक कॉजेज होते हैं, लेकिन सेकेंडरी में अंडरलाइंग डिजीजेज होंगे। कौन कौन से? जैसे कि कोलेजन वस्कुलर डिजीज, सर्वाइकल रिब, बर्जस डिजीज या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम एटसेट्रा। सो अंडरलाइन डिजीज में अपन ने एग्जांपल बताया, कोलेजन वस्कुलर डिजीज हो सकता है, सर्वाइकल रिब हो सकती है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस यानी कि बर्जर डिजीज हो सकता है, और कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अब अपन बात करें अगर यहाँ पे एज ऑफ ऑनसेट और कैसे सेक्स, किस सेक्स में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो होता है वो यंग फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है, यानी कि लेस देन 30 ईयर्स की यंग फीमेल्स में हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो होता है वो मेल और फीमेल में इक्वल देखने के लिए मिलेगा, और ग्रेटर देन 30 ईयर्स के यहाँ पे पेशेंट में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना यहाँ पे यंग फीमेल में देखने के लिए मिला, और सेकेंडरी मेल और फीमेल में इक्वल देखने के लिए मिलता है। पेन की बात करें, अगर यहाँ पे पेन की बात करें, सो प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना में पेन यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन सेकेंडरी में पेन प्रेजेंट होता है। सिमेट्री अगर देखें तो प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्रिकली होता है देखने के लिए, लेकिन सेकेंडरी में एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, अल्सर और गैंग्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पे चेक करें। सो प्राइमरी में यहाँ पे बहुत ही कम या फिर रेयरली या फिर एब्सेंट ही होता है यहाँ पे अल्सर और गैंग्रीन में कन्वर्जन, लेकिन सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना में यहाँ पे अल्सरेशन और गैंग्रीन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ANA यानी कि ऑटो इम्यून मार्कर्स कुछ होते हैं, न्यूक्लियर एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्राइमरी में देखने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन सेकेंडरी में ये देखने के लिए मिलती हैं। सो ये भी एक डायग्नोस्टिक फीचर होगा कि ऑटो इम्यून मार्कर्स ANA प्राइमरी में निगेटिव आएगा, लेकिन सेकेंडरी में पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक हमने यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर की बात करी थी नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी की, तो प्राइमरी में नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी यहाँ पे नॉर्मल होता है, लेकिन सेकेंडरी में एबनॉर्मल होता है। तो चलो मुझे जल्दी से एक एक करके प्राइमरी और सेकेंडरी के फीचर्स गिना दो। कॉजेज की बात करें तो आइडियोपैथिक होगा, यंग फीमेल्स में यानी कि लेस देन 30 ईयर्स की फीमेल में देखने के लिए मिलेगा। पेन यहाँ पे पेन एब्सेंट होता है, पेन एब्सेंट होगा। सिमेट्री यहाँ पे सिमेट्रिकल होता है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना देखो रेनॉल्ड्स प्राइमरी बोले तो अगर प्राइमरी बोले तो यहाँ पे अच्छा मान लो एक तरह से। ठीक है, कॉजेज नोन नहीं है, यंग फीमेल्स में होगा। ठीक है, पेन एब्सेंट होगा, सिमेट्रिकल होगा, अल्सर गैंग्रीन एब्सेंट होता है, ऑटो इम्यून मार्कर जो होते हैं निगेटिव होते हैं, और नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी नॉर्मल होता है। सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे अंडरलाइन डिजीजेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि कोलेजन वस्कुलर डिसऑर्डर, सर्वाइकल रिब, बर्जर डिजीज, कार्पल टनल सिंड्रोम। मेल फीमेल में यहाँ पे मेल भी फंस गए हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन 30 ईयर्स में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिमेट्री यहाँ पे एसिमेट्रिकल होता है सेकेंडरी वाला, अल्सर गैंग्रीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑटोइम्यून मार्कर भी पॉजिटिव होते हैं, और नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी यहाँ पे एबनॉर्मल होती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ट्रीट द कॉज, अगर यहाँ पे अंडरलाइन डिजीज यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे उस डिजीज को कॉज को हमें ट्रीट करना है। उसके अलावा जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थे यहाँ पे उनको हमें अवॉइड करने हैं। वैसोडाइलेटर्स या फिर लो डोज एस्पिरिन हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को अवॉइड करना है, वैसोडाइलेटर्स या फिर लो डोज एस्पिरिन यूज़ करते हैं, और कॉज जो यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट्स हैं उनको अपन को ट्रीट करना है, और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चार कौन कौन से ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको बताए हैं, बताइए मुझे। सबसे पहला ट्रीट द कॉज, दूसरा अवॉइड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, तीसरा वैसोडाइलेटर्स एंड लो डोज एस्पिरिन, और फोर्थ होता है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो ये बात हो गई हमारे रेनॉल्ड्स फिनोमिना की, जो कि एपिसोडिक लोकलाइज्ड वैसोस्पाज्म था, स्मॉल वेसल्स का, हैंड्स एंड फीट की, जो कि लीड करता था रेनॉल्ड्स सिंड्रोम का। ये चार सीक्वेंस थे क्लिनिकल फीचर्स के, लोकल सिंकोप, लोकल एस्फाइक्सिया, लोकल रिकवरी, लोकल गैंग्रीन। क्लिनिकल फीचर्स आपको बताए जिसमें कि मीडियल 4 डिजिट्स ऑफ पाम ऑफ अपर लिम इन्वॉल्व होती हैं, थंब जो होता है स्पेयर्ड होता है, रिपीटेड यहाँ पे अटैक्स कॉमन होते हैं, एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू कोल्ड देखने के लिए मिलता है, और पेरीफेरल पल्स यहाँ पे नॉर्मल होती हैं। इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लिया प्राइमरी और सेकेंडरी में। उसके बाद आज के पहले लॉन्ग टॉपिक डायबिटिक फूड पे आ जाते हैं।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ 2 पेज में आपको ये टॉपिक मैं कलरफुल तरीके से लेकर के आया हूँ, जो आपको किसी भी बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो अच्छे से समझिएगा डायबिटिक फूड। हर साल रिपीटेटिवली जनरल सर्जरी वाले पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इस पर अपन सबसे पहले बात करेंगे कि डायबिटिक फूड होता क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें पैथोलॉजी अपन पढ़ते हैं ना कि ट्रायाड होता है डायबिटीज़ में, उसको पढ़ेंगे। कैसे कैसे इवेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे ग्रेडिंग क्या होती है डायबिटिक फूड की, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट और प्रिवेंशन, और यहाँ से हमारा ये लॉन्ग टॉपिक खत्म होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटिक फूड, पानी पी करके आ जाइए, रुकना नहीं है, बहुत ही अच्छे से। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि डायबिटिक फूड यहाँ पे डायबिटीज़ की वजह से होता है। सो डायबिटिक फूड क्या है, इसमें अपन लिखेंगे कि एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ का, ठीक है। जिसमें अपन को उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करना है रिस्क फैक्टर्स बता करके। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वही डायबिटीज़ वाले जो अगर मेल सेक्स है और एज ग्रेटर देन 50 ईयर्स है, अगर डायबिटीज़ मेलाइटस यहाँ पे पेशेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर्स है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी है यहाँ पे पेशेंट को पहले से, पेरीफेरल वस्कुलर डिजीज़ है, पीवीडी है यहाँ पे पहले से, या फिर इंक्रीज लिपिड लेवल रहता है पेशेंट को, स्मोकिंग करता है पेशेंट, हाइपरटेंशन है पेशेंट को, या फिर पहले से एबनॉर्मल फूड स्ट्रक्चर है पेशेंट का, और जेनेटिक फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स की तरह काउंट होते हैं। फिर से आपको रिपीट तो करना ही पड़ेगा। मेल सेक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ईयर्स के लिए, डायबिटीज़ मेलाइटस है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर्स से, पेरीफेरल न्यूरोपैथी है, पेरीफेरल वस्कुलर डिजीज है पेशेंट को, इंक्रीज लिपिड लेवल रहता है पेशेंट का, स्मोकिंग करता है, हाइपरटेंशन है, या फिर एबनॉर्मल फूड स्ट्रक्चर है, और जेनेटिक फैक्टर्स हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स कॉज करेंगे, रिस्क फैक्टर्स होंगे हमारे डायबिटिक फूड के, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको लिखनी है सबसे पहले, क्या, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी समझानी होगी यहाँ पे आपको डायबिटिक फूड में। तो डायबिटिक फूड जो होता है वो ट्रायाड होता है। क्या होता है, ट्रायाड होता है इन 3 चीज़ों का, न्यूरोपैथी, इन्फेक्शन और इस्चेमिया का। ये 3 चीज़ें मिल करके यहाँ पे डायबिटिक फूड को कॉज करती हैं। तो एमसीक्यू में भी ये चीज़ें कई बार पूछा जाता है कि इनमें से क्या ट्रायाड नहीं है। सो ट्रायाड ऑफ डायबिटिक फूड में न्यूरोपैथी, इन्फेक्शन और इस्चेमिया होते हैं, और इन्हीं तीनों पॉइंट को हमें इसकी पैथोलॉजी में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी, फिर पढ़ेंगे अपन रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, और फिर पढ़ेंगे इस्चेमिया कॉज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इन तीनों पॉइंट को अपन इसकी पैथोलॉजी में समझेंगे, जिसके बाद हमें देखना है कि इवेंट्स किस तरह से यहाँ पे इवेंट सेट होते हैं यहाँ पे डायबिटिक फूड में। तो सबसे पहले बात करें अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी में, तो यहाँ पे पेशेंट को क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस होने की वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज रहेगा, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहता है कंटिन्यूअसली, जिसकी अब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहने की वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगता है सॉर्बिटोल का, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉर्बिटोल का। और सॉर्बिटोल के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये नर्व फाइबर का डीमाइलिनेशन कराने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहानी क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस है पेशेंट को, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके बाद यहाँ पे सॉर्बिटोल का फॉर्मेशन होने लगता है ब्लड में। और सॉर्बिटोल क्या करते हैं, सॉर्बिटोल यहाँ पे डीमाइलिनेशन कराने लगते हैं नर्व फाइबर्स का, और डीमाइलिनेशन होने की वजह से नर्व डैमेज होने लगती हैं और नर्व इस्चीमिया होने लगता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी हो गई। किसकी कहानी हम कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की। डायबिटिक न्यूरोपैथी की यहाँ पे बात हो रही है। डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पे इंक्रीज रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉर्बिटोल का फॉर्मेशन हुआ, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स कॉज करेंगे यहाँ पे जो सॉर्बिटोल है, और नर्व डैमेज और इस्चेमिया होगा। और डायबिटीज़ मेलाइटस में एक और चीज़ होती है जिसे आपको याद रखना है कि एबनॉर्मल आर्टेरियोवेनस कम्युनिकेशन यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं बीनीथ द स्किन। तो स्किन के नीचे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डायबिटीज़ मेलाइटस में स्किन के नीचे एक स्पेशल चीज़ का जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल आर्टेरियोवेनस कम्युनिकेशन यहाँ पे डेवलप होने लगेंगे स्किन के बीनीथ में, जो कि एबनॉर्मल होंगे। क्या एबनॉर्मल है,
आर्टेरियोवेनस कम्युनिकेशन। आर्टेरियोवेनस कम्युनिकेशन एबनॉर्मल स्किन के बीनीथ यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं। अब एबनॉर्मल आर्टेरियोवेनस कम्युनिकेशन की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका डाइवर्टिकुलेशन हो जाता है पेरीफेरी से। अब पेरीफेरी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अब यहाँ पे एबनॉर्मली डायरेक्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से भी नर्व डैमेज और इस्चेमिया कॉज होता है। तो ये जो आपको फ्लो चार्ट है आपको इसी तरीके से एग्जैक्टली लिखना है अगर आप लॉन्ग में 20 में से एटलीस्ट 18 नंबर चाहते हो तो। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस क्या कॉज करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पे इंक्रीज है, जिसकी वजह से सॉर्बिटोल का फॉर्मेशन होगा। सॉर्बिटोल यहाँ पे डीमाइलिनेशन कॉज कराएंगे नर्व फाइबर का, जिसकी वजह से नर्व डैमेज और इस्चेमिया होगा। साथ ही साथ यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस में एबनॉर्मल आर्टेरियोवेनस कम्युनिकेशंस डेवलप होने लगते हैं बीनीथ द स्किन पे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे डाइवर्टिकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने लगता है पेरीफेरी से, जो कि फर्दर नर्व डैमेज और इस्चेमिया कॉज करते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया डायबिटिक न्यूरोपैथी का। दूसरा पॉइंट है कि अगर यहाँ पे डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर टीबियल नर्व की हमें देखने के लिए मिलती है, तो टीबियल नर्व की डायबिटिक न्यूरोपैथी में पैरालिसिस होने लगता है इंट्रिंसिक मसल ऑफ टो का। पैरालिसिस होगा इंट्रिंसिक मसल ऑफ टो का, पैरालिसिस ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टो, जो कि क्लिनिकली यहाँ पे क्लॉइंग ऑफ टोज एंड हैमर टो की तरह अपीयर होगा। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्लॉइंग ऑफ टो एंड हैमर टो की तरह अगर यहाँ पे हमारे टो अपीयर हो रहे हैं। वो क्यों होता है? पैरालिसिस ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टो पे यहाँ पे पैरालिसिस होता है। क्यों हो रहा है? टीबियल नर्व की डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया डायबिटिक न्यूरोपैथी में कि अगर टीबियल नर्व में डायबिटिक न्यूरोपैथी देखने के लिए मिली तो क्लॉइंग ऑफ टो और हैमर टो देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद एक और क्लिनिकल फीचर यहाँ पे स्पेशल होता है जिसको हम कहते हैं चारकोट्स फुट। चारकोट्स फुट एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है हमारे फुट की, जिसको हम चारकोट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूरोपैथिक फुट हो जाता है। ठीक है, न्यूरोपैथिक फुट होता है ये, जिसमें कि मिड फुट की जो बोन्स हैं, मिड फुट की बोन्स और जॉइंट्स अफेक्ट होने लगते हैं। मिड फुट के हम किसकी बात कर रहे हैं? मिड फुट की यहाँ पे बोन्स और जॉइंट्स जो होंगे वो अफेक्टेड होने लगेंगे। न्यूरोपैथिक फुट होता है, लेकिन यहाँ पे जो वेस्कुलरिटी है, यहाँ वेस्कुलरिटी अभी भी अच्छी होती है कंडीशन में, अच्छी कंडीशन है यहाँ पे वेस्कुलरिटी की। इसमें होता क्या है कि इसमें डिफॉर्म्ड फुट आर्च यहाँ पे डिफॉर्म होने लगता है और बोन अलाइनमेंट भी यहाँ पे अलाइनमेंट इसका बिगड़ जाता है। जो चारकोट फुट यहाँ पे डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से होता है। ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी यहाँ पे चारकोट फुट कॉज करता है। चारकोट फुट में हमने 4 बातें समझी थी कि चारकोट फुट एक न्यूरोपैथिक फुट होता है जिसमें कि मिड फुट की जो बोन्स और जॉइंट्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, वेस्कुलरिटी यहाँ पे गुड होती है और यहाँ पे फुट आर्च डिफॉर्म हो जाता है बोन अलाइनमेंट के साथ में। ठीक है, तो हमने डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो ये फ्लो चार्ट पढ़ा हमने अच्छा सा। डायबिटिक न्यूरोपैथी ऑफ टीबियल नर्व ने यहाँ पे क्लॉइंग ऑफ टो और हैमर टो को कॉज किया और चारकोट फुट के बारे में पढ़ा। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये अच्छा सा इफेक्ट्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये 2 मार्क्स में भी देखने के लिए मिल सकता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो इसको अपन याद करेंगे। न्यूमोनिक भी एक बना करके लाया हूँ आपके लिए, जिसको हम बोलते हैं SSEFMN। ठीक है, SS तो सेम हो गया, E के बाद F आता है, M के बाद N आता है। तो अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करूं तो आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है, SSEFMN। ठीक है, S। अब इसको बात करते हैं, इफेक्ट को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन एंड टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ? लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन और टेम्परेचर हुआ। उसके बाद लॉस ऑफ स्वेटिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है यहाँ पे लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगा और लॉस ऑफ फुट कर्वेचर देखने के लिए मिलेगा। सो सबसे पहला एस क्या होगा? लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन एंड टेम्परेचर। दूसरा एस क्या होगा? लॉस ऑफ स्वेटिंग। तीसरा एस यहाँ पे क्या है? लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड लॉस ऑफ फुट कर्वेचर है। फोर्थ यहाँ पे एम क्या होगा? एम की बात अपन ने कर ली। हाँ, लॉस ऑफ नॉर्मल जॉइंट पोजीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्किन देखने के लिए मिलती है। तो जल्दी से इस निमोनिक को याद करते हुए आप मुझे बता दो कि इफेक्ट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या क्या होते हैं। तो एस फॉर क्या होगा? लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन एंड टेम्परेचर। दूसरे एस से क्या होगा? लॉस ऑफ स्वेटिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन एंड टेम्परेचर, लॉस ऑफ सेंसेशन, स्वेटिंग।
और तीसरा यहाँ पे ई की बात करें तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्किन होगी। एफ की बात करें तो लॉस ऑफ फुट कर्वेचर होगा। एम की बात करें तो लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ होगी। और एन की बात करें तो लॉस ऑफ नॉर्मल जॉइंट पोजीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो 6 इफेक्ट होते हैं यहाँ पे डायबिटिक न्यूरोपैथी के, याद करा दीजिए 2 सेकंड के अंदर। लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन एंड टेम्परेचर, लॉस ऑफ स्वेटिंग, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ फुट कर्वेचर, लॉस ऑफ नॉर्मल जॉइंट पोजीशन और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्किन। ये हो गई बात इफेक्ट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी की। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो होता है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे कि डायबिटीज के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम हो जाता है बॉडी में, तो वही लिखा है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन विल बी रिड्यूस्ड इन डायबिटिक फुट। और क्या होता है कि इंक्रीज सक्सेप्टिबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे किस चीज़ की सक्सेप्टिबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है? पॉलीमाइक्रोबियल एंड फंगल इन्फेक्शंस की सक्सेप्टिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन में हमें क्या लिखना है कि रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज सक्सेप्टिबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है किसकी? पॉलीमाइक्रोबियल और फंगल इन्फेक्शन। एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो अगर मेजर वेसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, मेजर वेसल्स अगर इन्वॉल्व है यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस में, तो ये कॉज करेंगे इस्चेमिया ऑफ फुट। और इस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्रो एंजियोपैथी। तो मेजर वेसल्स इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पे मैक्रो एंजियोपैथी देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ स्मॉल वेसल्स अगर इन्वॉल्व हैं तो उसकी वजह से हमें माइक्रो एंजियोपैथी देखने के लिए मिलती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में मैक्रो एंजियोपैथी और माइक्रो एंजियोपैथी यहाँ पे देखने के लिए मिली। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि डिक्रीज्ड कोलेटरल सर्कुलेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो कोलेटरल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है हमारी लोअर लिम्ब में वो डिक्रीज हो जाता है। और साथ ही साथ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का फॉर्मेशन होगा जो कि अल्सरेशन कॉज करेगा आगे जा करके, और एथेरोस्क्लेरोसिस पीवीडी भी कॉज करेगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े कि मेजर वेसल्स अगर इन्वॉल्व होंगी तो वो इस्चेमिया ऑफ फुट कॉज करेंगी और मैक्रो एंजियोपैथी इस कंडीशन को कहेंगे। स्मॉल वेसल्स अगर इन्वॉल्व है तो माइक्रो एंजियोपैथी कॉज होगा। और कोलेटरल सर्कुलेशन डिक्रीज होता है हमारे लोअर लिम्ब में। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के फॉर्मेशन की वजह से अल्सरेशन हो सकता है और पीवीडी कॉज करता है एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे हमारे लोअर लिम्ब में। ठीक है, और डायबिटिक अल्सर की बात करें कि डायबिटिक अल्सर का फॉर्मेशन कब होता है, तो डायबिटिक अल्सर के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे न्यूरोपैथी या फिर माइक्रो एंजियोपैथी या फिर दोनों साथ में भी हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक तो मिनिमम चाहिए ही। और साथ ही साथ अगर इसके साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो क्या बात है, डायबिटिक अल्सर का फॉर्मेशन यहाँ पे इस चीज़ से हो जाता है। ठीक है, तो डायबिटिक अल्सर के साथ अगर ट्रॉमा होता है, अगर देखिए अगर ट्रॉमा हुआ, थॉर्न लगा, थॉर्न प्रिक हुआ, शू बाइट हुआ, तो किस पेशेंट में अगर पेशेंट को न्यूरोपैथी है, यहाँ पे न्यूरोपैथी या फिर माइक्रो एंजियोपैथी है, उसके साथ साथ अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रॉमा हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे शू बाइट हो, थॉर्न प्रिक हो और डायबिटिक अल्सर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो डायबिटिक अल्सर के लिए क्या क्या चाहिए? न्यूरोपैथी या फिर माइक्रो एंजियोपैथी चाहिए। और अगर इनके साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, ये अगर हो जाते हैं तो डायबिटिक अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम ग्रेडिंग ऑफ डायबिटिक फुट की। ठीक है, ग्रेडिंग समझेंगे और कॉम्प्लिकेशन समझेंगे, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने ही पड़ेंगे। ग्रेडिंग और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही इजी वे में इसको समझते हैं। ठीक है, तो 5 ग्रेड्स होते हैं डायबिटिक फुट के। 5 फुट होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे ग्रेड्स होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ग्रेड 0 में क्या होता है? ग्रेड 0 में नो स्किन चेंजेस, यहाँ पे स्किन में किसी भी तरह का कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। ग्रेड 1 में क्या होता है? फिर ग्रेड 1 में सुपरफिशियल अल्सर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ग्रेड 0 में क्या हुआ? नो स्किन चेंजेस। ग्रेड 1 में क्या हुआ? सुपरफिशियल अल्सर देखने के लिए मिले। ग्रेड 2 में क्या होता है कि अब जो सुपरफिशियल अल्सर था वो एक्सटेंड करने लगेगा। अल्सर एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा? इट इन्वॉल्व्स लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट कैप्सूल्स और फैशिया। ठीक है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे कोई एब्सेस का फॉर्मेशन नहीं होगा और ऑस्टियोमाइलाइटिस यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या हुआ? अल्सर एक्सटेंशन में हमने देखा
कि यहाँ पे अल्सर एक्सटेंशन में लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट कैप्सूल्स और फैशिया यहाँ पे इन्वॉल्व होने लगेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का एब्सेस और ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ग्रेड 0 में क्या हुआ, नो स्किन चेंजेस। ग्रेड 1 में सुपरफिशियल अल्सर होगा खाली, और ग्रेड 2 में अल्सर एक्सटेंड करने लगेगा कहाँ पे, लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट कैप्सूल और फैशिया में, लेकिन कोई भी एब्सेस और ऑस्टियोमाइलाइटिस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ग्रेड 3 में क्या होगा कि डीप अल्सर यहाँ पे आ जाएगा, डीप अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके साथ एब्सेस और ऑस्टियोमाइलाइटिस दोनों प्रकट होकर के आ जाएंगे। तो ग्रेड 3 में क्या हुआ, डीप अल्सर, यहाँ पे डीप अल्सर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें एब्सेस और ऑस्टियोमाइलाइटिस दोनों का यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ग्रेड 4 में क्या होगा, अब ऑस्टियोमाइलाइटिस भी आ गया, एब्सेस भी हो गया, अल्सर डीप हो चुका है, तो आप भी जानते हो कि अब यहाँ पे गैंग्रीन भैया आएंगे हमारे। गैंग्रीन आएगा पोर्शन ऑफ 4 फुट पे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो गैंग्रीन है वो अभी पोर्शन ऑफ 4 फुट तक ही है, ठीक है। तो ग्रेड 4 में गैंग्रीन आएगा, गैंग्रीन जो कि पोर्शन ऑफ 4 फुट को इन्वॉल्व कर रहा है। और ग्रेड 5 में यहाँ पे, ग्रेड 5 पे एक्सटेंसिव गैंग्रीन ऑफ फुट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जो गैंग्रीन है वो अब एक्सटेंसिव हो चुका है, एक्सटेंसिव गैंग्रीन ऑफ फुट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो 5 ग्रेड कौन कौन से हो गए, जिसमें सबसे पहले में क्या हुआ, ग्रेड 0 में नो स्किन चेंजेस। ग्रेड 1 में सुपरफिशियल अल्सर का फॉर्मेशन हुआ। ग्रेड 2 में अल्सर एक्सटेंशन देखने के लिए मिला, लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट कैप्सूल और फैशिया में, लेकिन ग्रेड 2 में एब्सेस का और ऑस्टियोमाइलाइटिस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ग्रेड 3 में डीप अल्सर विथ एब्सेस और ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ग्रेड 4 में गैंग्रीन होगा जो कि 4 फुट के पोर्शन को इन्वॉल्व करेगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक फुट की। तो 3 टाइप के यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं डायबिटिक फुट में, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक फुट। तो जो टाइप 1 कॉम्प्लिकेशन होता है वो इन्फेक्टिव टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसमें कैसे लीजन्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सेलुलाइटिस, एब्सेस, वेट गैंग्रीन और नेक्रोसिस। तो ये सारे लीजन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। टाइप 1 डायबिटिक फुट जो कि कैसा हुआ, इन्फेक्टिव टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होता है। इसके लीजन्स में सेल्यूलाइटिस हो सकता है, एब्सेस हो सकते हैं, वेट गैंग्रीन हो सकते हैं, नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। अब बात करें अगर टाइप 2 डायबिटिक फुट कॉम्प्लिकेशंस की, तो ये जो होते हैं ये नॉन इन्फेक्टिव टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसमें जो लीजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रॉफिक अल्सर्स, ड्राई गैंग्रीन, इस्चेमिया, क्लॉटो या फिर हेमाटो। सो ये हो गए टाइप 2 डायबिटिक फुट के कॉम्प्लिकेशन जो कि कैसे थे, नॉन इन्फेक्टिव टाइप थे। वहीं अगर बात करें टाइप 3 डायबिटिक फुट कॉम्प्लिकेशंस की, तो ये मिक्स्ड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें 1 और 2 दोनों टाइप के यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स होंगे। सो यहाँ पे क्या होता है कि टाइप 2 कॉम्प्लिकेशंस प्लस इन्फेक्शंस यहाँ पे होता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉफिक अल्सर के साथ साथ अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है तो वो टाइप 3 कॉम्प्लिकेशन के अंदर आएगा। ड्राई गैंग्रीन के साथ साथ यहाँ पे अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं तो ये भी हमारे टाइप 3 के अंदर आएगा। तो एक बार मुझे रिवाइज कराइए कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हुआ। टाइप 1 डायबिटिक फुट के कॉम्प्लिकेशंस इन्फेक्टिव होंगे सर, सेल्यूलाइटिस, एब्सेस, वेट गैंग्रीन या फिर नेक्रोसिस। टाइप 2 में क्या होता है सर, नॉन इन्फेक्टिव होते हैं। नॉन इन्फेक्टिव में ट्रॉफिक अल्सर्स, ड्राई गैंग्रीन, इस्चेमिया, क्लॉटो या फिर हेमाटो। टाइप 3 में क्या होता है सर, किसमें मिक्स्ड कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक अल्सर के साथ साथ अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, ड्राई गैंग्रीन के साथ साथ अगर सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो गए। तो ये बात हो गई हमारे कॉम्प्लिकेशंस की जो कि 3 टाइप के होते हैं, इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव और मिक्स्ड, ठीक है। तो अपन को ये तीनों टाइप्स याद रखने हैं और लीजन्स के भी टाइप याद रखने पड़ेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक, इसके अगले पार्ट, यानी कि इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करना रहता है हमें डायबिटिक फुट को यहाँ पे। सबसे पहले तो सीबीसी करेंगे। सीबीसी ब्लड शुगर लेवल चेक करना होगा, ब्लड यूरिया, क्रिएटिन और HbA1c यहाँ पे चेक करना होगा पेशेंट का, जो कि सबसे बेसिक होता है। तो सीबीसी, ब्लड शुगर लेवल, यूरिया, क्रिएटिन और HbA1c। यूरिन में अपन कीटोन बॉडीज के लिए अपन को चेक करना है कि कहीं डायबिटिक केटोएसिडोसिस की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है। तो सीबीसी किया, यूरिन में कीटोन बॉडीज को अपन एस्टिमेट किया। पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी अपन करेंगे इन्फेक्शंस के लिए। तो पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी, तो 3 कौन कौन से हो गए बेसिक वाले। सबसे पहला तो क्या हुआ, सीबीसी, ब्लड शुगर, यूरिया, क्रिएटिन और HbA1c। उसके बाद क्या होगा, यूरिन का अपन एग्जामिनेशन करेंगे कीटोन बॉडीज के लिए। उसके बाद पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे।
उसके बाद अपन एक्सरे फुट करना होता है, एक्सरे फुट करेंगे ताकि अपन ऑस्टियोमाइलाइटिस को रूल आउट कर पाए। ठीक है, तो ये 4 हो गए अपन के इन्वेस्टिगेशन। 5वें में अपन का आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोअर लिम्ब आर्टेरियल डुप्लेक्स स्कैन। क्या? लोअर लिम्ब आर्टेरियल डुप्लेक्स स्कैन करेंगे यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे वेसल्स की पेटेंसी चेक कर पाए। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा जो वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो लैमिनार एंड ट्राइफेजिक होता है, लेकिन डायबिटिक फुट में जो ब्लड फ्लो होता है वो टर्बुलेंट और लॉस ऑफ डायस्टोलिक ब्लड फ्लो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है, जिसको हम कहते हैं लोअर लिम्ब आर्टेरियल डुप्लेक्स स्कैन करते हैं। इसको बोलना है आपको मेरे साथ, लोअर लिम्ब आर्टेरियल डुप्लेक्स स्कैन क्यों करते हैं? पेटेंसी ऑफ वेसल्स को चेक करने के लिए करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो फ्लो होता है वो लैमिनार और ट्राइफेजिक होता है, लेकिन डायबिटिक फुट में जो फ्लो है वो टर्बुलेंट और डायस्टोलिक फ्लो का लॉस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम हैंड हेल्ड डॉपलर कर सकते हैं और सीटी एंजियोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार ये सारे ऊपर से लेकर के नीचे तक मुझे रिवाइज कराने हैं। तो सर सबसे पहले अपन ने सीबीसी किया था, ब्लड शुगर, यूरिया, क्रिएटिन, HbA1c किया था। उसके बाद सर यूरिन का अपन ने एग्जामिनेशन किया था कीटोन बॉडीज के लिए। फिर सर इन्फेक्शंस के लिए पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी किया था। सर एक्सरे फुट करेंगे ताकि ऑस्टियोमाइलाइटिस को अपन रूल आउट कर पाएं। उसके बाद सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोअर लिम्ब आर्टेरियल डुप्लेक्स स्कैन किया था, जिसमें हम पेटेंसी ऑफ वेसल्स को चेक करते हैं। नॉर्मली जो फ्लो होता है लैमिनार और ट्राइफेजिक होता है, डायबिटिक फुट में सर वही टर्बुलेंट और लॉस ऑफ डायस्टोलिक फ्लो देखने के लिए मिलता है। 6th में सर हैंड हेल्ड डॉपलर किया था और 7th में सीटी एंजियोग्राम सर हमने किया था। तो ये सर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर हमने किए थे। उसके सर अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में तो सबसे पहले आपको ही पता है कि हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। आपको सबसे पहले पेशेंट को बताना है कि आप अपने खाने पीने पे ध्यान रखिए, डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में होगा। उसके लिए आपको ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स और इंसुलिन इंजेक्शंस का भी यूज़ करना पड़ सकता है। सो सबसे पहले अपन ने क्या किया, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ किया, जिसमें ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स और इंसुलिन इंजेक्शंस का अपन ने यूज़ किया। उसके बाद डायबिटीज़ के साथ साथ हमें इन्फेक्शंस को यहाँ पे कंट्रोल करके रखना है, और इन्फेक्शंस अगर हो गया है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ सकती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन्स और सिफेलोस्पोरिन्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमने कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ किया, जिसके लिए ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स और इंसुलिन इंजेक्शंस दिए। उसके साथ साथ हमने कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस किया, जिसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी, फ्लोरोक्विनोलोन्स और सिफेलोस्पोरिन्स का यूज़ किया। उसके बाद अगर अल्सर है तो हमें यहाँ पे लोकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अल्सर का, तो लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, डेब्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो तीसरे में अपन ने ट्रीटमेंट का अल्सर का लोकल ट्रीटमेंट किया, जिसके लिए डेब्रीमेंट किया। और एथेरोस्क्लेरोसिस को ट्रीट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, रीवेस्कुलराइजेशन। अब हमें वेस्कुलराइजेशन को रिवर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा, तो उसके लिए रीवेस्कुलराइजेशन ऑफ फुट यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो रीवेस्कुलराइजेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके होते हैं, बलून एंजियोप्लास्टी प्लस माइनस स्टंट का अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बलून एंजियोप्लास्टी करी या फिर इंफ्रा इंग्वाइनल बाईपास सर्जरी करी। तो रिवेस्कुलराइजेशन ऑफ फुट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टंट के साथ साथ यहाँ पे हमने बलून एंजियोप्लास्टी करी है। यहाँ पे बलून एंजियोप्लास्टी या फिर इंफ्रा इंग्वाइनल बाईपास सर्जरी अपन ने करी है। ये 2 प्रोसीजर हमारे रिवेस्कुलराइजेशन ऑफ फुट के लिए होते हैं, बलून एंजियोप्लास्टी और इंफ्रा इंग्वाइनल बाईपास सर्जरी। ठीक है, उसके अलावा और भी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमें यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे कि वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर होता है, VAC थेरेपी जिसे कहते हैं। तो वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर लिमिटेड एक्सेस ड्रेसिंग कहते हैं, लिमिटेड एक्सेस ड्रेसिंग होती है, लैड। ठीक है, तो ये हमारा 6 पॉइंट हो गया। 5th में क्या अपन ने देखा है, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर VAC थेरेपी, लिमिटेड एक्सेस ड्रेसिंग होती है, लैड। 7th में अपन को अगर यहाँ पे गैंग्रीन बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमें एम्पुटेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एम्पुटेशन एट डिफरेंट लेवल्स यहाँ पे हमें करने पड़ सकते हैं फॉर नॉन सेल्वेजेबल एंड गैंग्रीनस लिम्ब। ठीक है, 8th नंबर पे हमें और क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अपन एक बार फिर से मैनेजमेंट को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले नंबर से सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ किया है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स या फिर इंसुलिन इंजेक्शंस का यूज़ करके।
इसके बाद हमने इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके, ठीक है, जिसमें फ्लोरोक्विनिलोन्स और सिफेलोस्पोरिन का यूज़ किया था। थर्ड नंबर पे हमने लोकल ट्रीटमेंट किया है यहाँ पे अल्सर का, और लोकल ट्रीटमेंट क्या है, डेब्रिडमेंट हमने यहाँ पे किया था अल्सर का लोकली। उसके बाद हमने फोर्थ में रीवेस्कुलराइजेशन करना है हमें फुट का। रीवेस्कुलराइजेशन के हमारे पास दो तरीके थे, बलून एंजियोप्लास्टी प्लस माइनस स्टंट, ठीक है, बलून एंजियोप्लास्टी के साथ साथ इंफ्रा इंग्वाइनल बाईपास सर्जरी, ठीक है। रिवेस्कुलाइजेशन ऑफ फुट के लिए हमने दो प्रोसीजर बताए, बलून एंजियोप्लास्टी और इंफ्रा इंग्वाइनल बाईपास सर्जरी। उसके अलावा जो तरीके होते हैं, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर वीएसी थेरेपी होती है, लिमिटेड एक्सेस ड्रेसिंग होती है लैड, ठीक है, और अगर गैंग्रीन ज़्यादा हो गया है, नॉन सेल्वेजेबल लिम्ब में कन्वर्ट हो चुका है, तो एम्पुटेशन एट डिफरेंट लेवल करना पड़ सकता है, और लास्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये बात हो गई मैनेजमेंट की हमारे डायबिटिक फुट की। और लास्ट में हमें यहाँ पे इसके प्रिवेंशन के बारे में पूछा जाता है। तो प्रिवेंशन का एक निमोनिक होता है जिसको हम कहते हैं बेयर फुट, ठीक है। डायबिटिक फुट में बेयर फुट नहीं चलना होता है, तो बेयर फुट से ही अपन को यूज़ करना है, याद रखना है। तो सबसे पहला है बेयर फुट में बी फॉर होगा बेयर फुट वॉकिंग अवॉइडेड। सबसे पहला क्या हुआ कि बेयर फुट हमें नहीं चलना है, और वही बेयर फुट यहाँ पे हमारा निमोनिक का भी काम करेगा। तो बेयर फुट वॉकिंग को अवॉइड करना है, अवॉइड हर्बल या फिर लोकल ऑइंटमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। आयुर्वेदिक औषधियों से दूर रहना है बाबा, यहाँ पे हर्बल या फिर लोकल ऑइंटमेंट या फिर पड़ोसी की दी हुई दवाई हमें यूज़ नहीं करनी है। रेगुलर कंट्रोल करना होता है डायबिटीज़ का, एक्सरसाइज करनी होती है, फुट केयर करना होता है, ऑक्सीजनेशन टू टोज फुट एंड प्रॉपर शूज, ठीक है, प्रॉपर शूज पहनने हैं और टोज फुट के पास प्रॉपर ऑक्सीजनेशन पहुंचना चाहिए, ठीक है। डोंट कंसल्ट अदर, सीधी सी बात है, पड़ोसी से ज़्यादा वार्तालाप सलाह मशवरा नहीं लेना है, तो डोंट कंसल्ट अदर्स। और लास्ट में क्या है, ट्रिमिंग जो नेल्स की है उसको केयरफुली करना है, ताकि कोई ट्रॉमा या फिर इंजरी नहीं होनी चाहिए, वरना अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेयर फुट इसका निमोनिक हुआ, बी फॉर बेयर फुट वॉक को अवॉइड करना है, ए फॉर अवॉइड हर्बल लोकल ऑइंटमेंट, R for regular control of diabetes, E for exercise, F for foot care, O for oxygenation to toes, foot and proper shoes। दूसरा वो क्या होगा, डोंट कंसल्ट अदर्स, और टी फॉर ट्रिमिंग ऑफ नेल शुड बी डन केयरफुली। तो ये बात हो गई है हमारे डायबिटिक फुट की, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने कलरफुल तरीके से, अच्छा हमारा यहाँ पे एक और चीज़ रह गई थी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि कैसे यहाँ पे सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है डायबिटिक फुट पे, ठीक है। तो ये आपको पैथोलॉजी में लिखना पड़ेगा। तो तीन चीज़ अपन ने देखी थी कि न्यूरोपैथी, माइक्रो एंजियोपैथी के साथ साथ यहाँ पे इन्फेक्शंस, ठीक है। क्या हुआ था, डायबिटिक अल्सर के लिए क्या क्या चाहिए था, न्यूरोपैथी, माइक्रो एंजियोपैथी के साथ साथ यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन चाहिए था। अब अगर इसके साथ साथ ट्रॉमा या फिर इंजरी हुई तो हमारे यहाँ पे स्प्रेडिंग अल्सर कॉज हो जाएगा, अल्सर का फॉर्मेशन होगा, जो कि अल्सर यहाँ पे ठीक नहीं होगा, स्प्रेडिंग होगा। अल्सर के फॉर्मेशन, स्प्रेडिंग अल्सर होने के बाद यहाँ पे सेलुलाइटिस की स्टेज आती है। सेलुलाइटिस में क्या होता है, सेलुलाइटिस में थ्रोम्बोसिस ऑफ स्मॉल वेसल्स होने लगता है, ठीक है। स्प्रेडिंग अल्सर के बाद क्या होगा, सेलुलाइटिस की स्टेज आएगी। अब सेलुलाइटिस भी यहाँ पे फर्दर स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या, स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस में क्या होता है कि बैक्टीरियल माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है अलोंग द फ्लेक्सर टेंडन, ठीक है। फ्लेक्सर टेंडन्स की ओर हमारा बैक्टीरियल माइग्रेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम कहेंगे स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस। तो सबसे पहले क्या हुआ है, न्यूरोपैथी, माइक्रो एंजियोपैथी और इन्फेक्शंस, और इनके साथ साथ अगर ट्रॉमा या फिर इंजरी हुई तो स्प्रेडिंग अल्सर में कन्वर्ट होगा। स्प्रेडिंग अल्सर फर्दर सेलुलाइटिस में कन्वर्ट होगा, सेलुलाइटिस फर्दर स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस में कन्वर्ट होगा, और स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस के बाद यहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है, एब्सेस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। अब एब्सेस का फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे तीन चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, या फिर नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस हो सकता है, जिसको हमने फर्स्ट डे के लेक्चर पे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, गैंग्रीन और नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस यहाँ पे देखने के लिए मिला, ठीक है। तो एब्सेस फॉर्मेशन की वजह से हमने यहाँ पे तीन चीज देखी, ऑस्टियोमाइलाइटिस, गैंग्रीन और नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस। अगर यहाँ पे गैंग्रीन है तो गैंग्रीन में फर्दर क्या हो सकता है, सेप्टिसेमिया विथ कीटोएसिडोसिस, यहाँ पे सेप्टिसेमिया के साथ साथ कीटोएसिडोसिस देखने के लिए मिल सकता है, और नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस की वजह से हमारा यहाँ पे कंपार्टमेंटल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो ये हमारे बात होगी पैथोलॉजी में अपन को जो पैथोजेनेसिस में जो लिखना है। तो डायबिटिक फुट यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको अच्छे से याद करिएगा, काफ़ी इजी वे में आपके लिए लेकर के आया था।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक वेरिकोज वेन्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही देखने के लिए मिलता है। वेरिकोज वेन एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारे लोअर लिम्ब की जो वेन है, कौन सी वेन, सुपरफिशियल वेन्स हैं, वो डायलेटेड, टॉर्चस और इलोंगेटेड हो जाती है। सो ये रही उसकी फोटो कि वेरिकोज में जो हमारी जो लोअर लिम्ब की जो वेन है वो कुछ इस तरह से अपीयर होती है, काफ़ी डायलेटेड सी और प्रोमिनेंट सी और टॉर्चस सी हमारी जो वेन्स होती हैं लोअर लिम्ब की, ये सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, ये इस तरह से अपीयर होंगी। सो क्या है, डायलेटेड, टॉर्चस, इलोंगेटेड, सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द लिम्ब। ठीक है, तो आपको ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, क्या क्या है, डायलेटेड है, टॉर्चस है, इलोंगेटेड है, किस वेन की बात कर रहे हैं, सुपरफिशियल वेन की बात कर रहे हैं। क्या होता है कि इस डायग्राम से ज़रा समझते हैं, हमारे लोअर लिम्ब के वेनस सिस्टम में 3 तरह की वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल वेन, डीप वेन और दोनों को कनेक्ट करके रखने वाली परफोरेटर। नॉर्मली क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो सुपरफिशियल वेन से डीप वेन की तरफ होता है, किसके थ्रू, परफोरेटर के थ्रू। लेकिन वेरिकोज वेन में इसके पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या होता है, एक्चुअली वॉल्स जो होती हैं, वॉल्स में डिफेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब वल्वुलर डिफेक्ट किसी में भी हो सकता है, सुपरफिशियल वेन में भी हो सकता है, डीप वेन में भी हो सकता है और परफोरेटर में भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, वल्वुलर डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो डीप वेन से सुपरफिशियल वेन की तरफ होने लगता है। तो ये रहा हमारा ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो यहाँ पे पूलिंग होने लगती है ब्लड की, जिसकी वजह से जो वेन है, वेन टॉर्चस हो जाती है, इलोंगेटेड और डायलेटेड हो जाती है। ठीक है, सो बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कि क्या होता है वेरिकोज वेन में जो कि वेरिकोज वेन को कॉज करता है। ये फ्लो चार्ट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है, और कोई सा भी एग्जाम हो आपको बस ये फ्लो चार्ट इस तरह से अगर आपने बना दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या होता है, सबसे पहला वॉल्व डिफेक्ट, वॉल्व फेलियर होता है। जो हमारी वेन्स हैं इसकी जो वॉल्व है वो फेलियर की कंडीशन में होती हैं। इनमें क्या होता है कि जो वेनस वॉल्व्स हैं वो वीक या फिर इनकॉम्पिटेंट हो जाती हैं। सो ये हमारा रहा डायग्राम, इसमें जो वेन्स की जो वॉल्व है ये वीक या फिर इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से ढंग से अपना काम नहीं करती हैं, वॉल्व डज नॉट क्लोज प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेनस रिफ्लेक्स यहाँ पे डेवलप हो जाता है। वेनस रिफ्लेक्स बोले तो जो ब्लड फ्लो है अब बैकवर्ड मतलब कि नीचे की ओर, डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे शिफ्ट होने लगेगा, तो ब्लड फ्लो नीचे आने लगता है, बैकवर्ड फ्लो ऑकर्स। ठीक है, अब वेनस रिफ्लेक्स की वजह से फिर क्या होता है, वेनस हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाता है। जो वॉल है यहाँ पे हमारी वेन की जो वॉल है इसमें हाइपरटेंशन क्रिएट होने लगेगा, इंक्रीज प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा वेन्स में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा। पहला स्टेप क्या हुआ, वेन फेलियर, दूसरा होता है वेनस रिफ्लेक्स, तीसरा होता है वेनस हाइपरटेंशन, चौथा होता है वेन डायलेशन। अब वेनस हाइपरटेंशन के बाद जो वेन्स हैं वो डायलेटेड होने लगेंगी, टॉर्चस होने लगेंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका अपीयरेंस होने लगेगा। हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रेचिंग होने लगती है वेन की वॉल में, जिसकी वजह से डायलेशन और टॉर्चिसिटी कॉज हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें फर्दर मिल करके फर्दर वॉल्व इनकॉम्पिटेंस क्रिएट करेंगे, और ये एक विशियस साइकिल होती है जो कि फर्दर वेन फेलियर और कॉज करेंगी। ये रहा डायग्राम हमारे एनाटमी का, किसका, वेनस सिस्टम के लोअर लिम्ब का एनाटमी का ये डायग्राम है, जिसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें आगे जा करके देखने मिलेंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि सेफिनोफीमोरल जंक्शन, सेफिनोपोप्लिटियल जंक्शन, स्मॉल सेफिनस वेन, फीमोरल वेन, डीप वेन्स, जीएसवी, ग्रेट सेफिनस वेन, ये सारी चीज़ें आपको आगे टर्मिनोलॉजी मिलेंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं वेरिकोज वेन के टाइप्स की। तो वेरिकोज वेन 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वेरिकोज वेन जो होता है वो कॉन्जेनाइट, उसके 2 रीजंस हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल वीकनेस ऑफ वेन वॉल या फिर कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ वेन वॉल्व्स। ठीक है, तो ये 2 रीजन हो गए प्राइमरी वेरिकोज वेन के। कौन कौन से आपको मेरे साथ रिपीट करना है, कॉन्जेनाइटल वीकनेस ऑफ वेन वॉल, तो जो वेन्स की जो वॉल है वो अगर कॉन्जेनाइटल वीक है, या फिर कॉन्जेनाइटली एब्सेंस है यहाँ पे क्या, वेन की वॉल्व्स। अगर वेन वॉल्व्स कॉन्जेनाइटली एब्सेंस है तो ये प्राइमरी वेरिकोज वेन को क्रिएट करेंगे। सेकेंडरी वेरिकोज वेन के क्या रीजंस होते हैं, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहला जो रीजन होता है, ड्यू टू प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो। यहाँ पे किस ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब कि ऊपर, डिस्टल की बात नहीं हो रही है। प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है ब्लड फ्लो के लिए,
इसके रीजंस देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रेगनेंसी की कंडीशन में, फाइब्रॉइड में, पेल्विक ट्यूमर्स में और इलियक वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में। अब ऊपर वाली जो 3 कंडीशन है ये तो मेनली किस में होगा, ये मेन तो फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए जो वेरिकोज वेन है यहाँ पे ये सेकेंडरी वाला ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी, फाइब्रॉइड, पेल्विक ट्यूमर्स या फिर इलियक वेन थ्रोम्बोसिस ये क्या कॉज करेंगे, ये प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं ब्लड फ्लो के लिए। तो सेकेंडरी वेरिकोज वेन का पहला रीजन क्या है, ड्यू टू प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो, जिसके रीजन आप बोलिए प्रेगनेंसी, फाइब्रॉइड, पेल्विक ट्यूमर और आईवीटी। दूसरा जो रीजन होता है, दूसरा रीजन है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्व्स। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्व्स डीवीटी की कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। तीसरा रीजन हो सकता है पिल्स। पिल्स क्या करते हैं, अल्टर द ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड विस्कोसिटी को चेंज करते हैं और वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। चौथा कॉज होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, डायलेट्स द वेसल वॉल, वेसल वॉल को डायलेट करने का काम करता है। तो 4 रीजंस जो है सेकेंडरी वेरिकोज वेन के, उसको रिवाइज करते हैं और प्राइमरी के साथ साथ। तो प्राइमरी के 2 रीजंस मैंने आपको क्या क्या बताए थे, प्राइमरी के 2 रीजंस में सबसे पहला कॉन्जेनाइटल वीकनेस ऑफ वेन वॉल या फिर कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ वेन वॉल्स। सेकेंडरी का सबसे पहला था प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो, जो कि प्रेगनेंसी, फाइब्रॉइड, पेल्विक ट्यूमर और इलियक वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्व्स हो सकता है डीवीटी की वजह से। पिल्स क्या करते हैं, अल्टर ब्लड विस्कोसिटी, और प्रोजेस्टेरॉन वेसल वॉल को डायलेट करने का काम करते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि वेरिकोज वेन को प्रीडिस्पोज करेंगे, तो सबसे पहला है हेरिडिटी हो सकती है, फीमेल सेक्स जो कि मैंने आपको ऊपर रीजन बताया, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग जॉब्स जो होंगे वो भी ग्रेविटी की वजह से ब्लड फ्लो को नीचे खींचेंगे और वेरिकोज वेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हेरिडिटी हो गई, फीमेल सेक्स हो गया, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग जॉब्स, टॉल इंडिविजुअल्स में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ओबेसिटी और मोस्टली लेफ्ट साइडेड यहाँ पे वेरिकोज वेन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है राइट साइडेड पे। ठीक है, तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मेरे साथ रिवाइज करिए, हेरिडिटी, फीमेल सेक्स, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग जॉब्स, टॉल इंडिविजुअल्स, ओबेसिटी और लेफ्ट साइड में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है राइट साइड के कंपैरिजन में। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, तो जैसा कि अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डायलेटेड और एंड टॉर्चस वेन देखने के लिए मिलेगी। कैसी वेन है, डायलेटेड एंड टॉर्चस वेन। डल एचिंग पेन यहाँ पे पैर में होगा। ठीक, उसके अलावा कोरोना फ्लेबेक्टेक्टिकल या फिर मेलियोलर फ्लेयर देखने के लिए मिल सकता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो एंकल होता है, एंकल के पास विजिबल वेन्स देखने के लिए मिलती हैं, इसको हम कहते हैं मेलियोलर फ्लेयर। तो तीसरा हो गया मेलियोलर फ्लेयर। हैवी लेग्स, एडेमा फीट, नाइट क्रैम्प्स और डीपिगमेंटेशन, ये क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या है, डायलेटेड एंड टॉर्चस वेन देखने के लिए मिलती है, डल एचिंग पेन हो सकता है, कोरोना फ्लेबेक्टेक्टिकल या फिर मेलियोलर फ्लेयर देखने के लिए मिलेगा, हैवी लेग्स एसोसिएटेड विद एडेमा फिट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, नाइट क्रैम्प्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं और डीपिगमेंटेशन एरिया देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बात हो गई क्लिनिकल फीचर्स की। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन में डुप्लेक्स यूएसजी कराना होता है जो कि हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, डुप्लेक्स यूएसजी, डुप्लेक्स यूएसजी हो गया। उसके अलावा वेनस डॉपलर और वेनोग्राफी कर सकते हैं। तो 3 इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के नाम बताइए। सबसे पहला है हमारा डुप्लेक्स यूएसजी, दूसरा है वेनस डॉपलर और तीसरा है वेनोग्राफी। तो इन तीनों इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के नाम आपको याद रखना है। डुप्लेक्स यूएसजी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, वेनोग्राफी और वेनस डॉपलर हो गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट आता है वेरिकोज वेन में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो 4 तरह की क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं वेरिकोज वेन में, उनको अच्छे से समझना है। सबसे पहला है मोरिसे कफ इम्पल्स। मोरिसे कफ इम्पल्स में क्या होता है, हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप कफ करो, ठीक है, कफ करने के लिए कहेंगे, और अगर कफ इम्पल्स सेफेनोफीमोरल जंक्शन एसएफजे में फील होता है, ठीक है, क्या करना है, पेशेंट को कफ करने के लिए कहना है। कफ इम्पल्स अगर यहाँ पे सेफेनोफीमोरल जंक्शन में अगर फील हो रहा है तो यहाँ पे एसएफजे इनकॉम्पिटेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात, एसएफजे इनकॉम्पिटेंस देखने के लिए मिल रहा है अगर कफ इम्पल्स यहाँ पे फेल्ट होता है सेफेनोफीमोरल जंक्शन में, पेशेंट को कफ करने के लिए बोलना है। दूसरा होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट जो कि वेरिकोज वेन में करते हैं। तो आइए समझते हैं। अच्छा, ये आपको 2 मार्क्स में भी देखने के लिए मिल सकता है बहुत ईजिली, बहुत कॉमनली। ठीक है, तो ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट में अपन क्या करते हैं,
ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट में सबसे पहले इस फोटो के देखिए, ये पहली बारी पेशेंट को सुपाइन लेटा देना है। पेशेंट को अपन बोलेंगे कि आप लेट जाइए और पैर को इस तरीके से आप ऊपर कर लीजिए, ठीक है। उसके पैर को लिफ्ट करा देना है। उससे क्या होगा, उससे जो ब्लड है अब नीचे आने लगेगा, जिसको हम कहते हैं एम्पटिंग। तो अब हमने क्या किया, लेग को एम्पटी करा लिया है और एम्पटी कराने के बाद अब हम क्या करेंगे, एसएफजे हमारा जो सेफेनो-फीमोरल जंक्शन है उसके नीचे एक टॉर्निक्वेट को बांध देंगे। तो पहले क्या किया, पेशेंट को सुपाइन लेटाया, एम्पटी कराया। एम्पटी करने के बाद हमने टॉर्निक्वेट को टाई कर दिया, कहाँ पे, एसएफजी के नीचे। अब पेशेंट को हम बोलेंगे कि अब आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद अब क्या होता है कि अगर हमने अब टॉर्निक्वेट को खोला, जब तक टॉर्निक्वेट को खोला नहीं कोई चेंज नहीं देखने के लिए मिला, लेकिन जैसे ही हमने टॉर्निक्वेट को ओपन किया तो रैपिड फिलिंग फ्रॉम अबव, ऊपर से नीचे की ओर रैपिड फिलिंग देखने के लिए मिलेगी। वेरिकोज वेन वापस से ऊपर से नीचे वापस से रीअपेयर होने लगेंगे। तो अगर ऐसा देखने के लिए मिलता है तो हमारा सेफेनो-फीमोरल जंक्शन इनकॉम्पिटेंट है, यहाँ की वजह से वेरिकोज वेन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हमने टॉर्निक्वेट ओपन भी नहीं किया और बिलो से ही यहाँ पे ग्रेजुअल फिलिंग, मतलब नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे ग्रेजुअल फिलिंग देखने के लिए अगर मिलती है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे पेशेंट को परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस है, ठीक है। सबसे पहले रिवाइज कराइए, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को सुपाइन लेटा देना है और उसके लेग को लिफ्ट करना है ऊपर की ओर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, एम्पटिंग हो जाएगा। सबसे पहला हुआ एम्पटी लेग एंड टाई टॉर्निक्वेट बिलो एसएफजी। एसएफजी के बिलो अपन ने टॉर्निक्वेट भेज दिया। अब पेशेंट को अपन बोलेंगे कि आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। अब अपन क्या करेंगे, टॉर्निक्वेट को ओपन करेंगे, रिलीज करेंगे यानी कि, और अगर रैपिड फिलिंग देखने के लिए मिलेगा अबव से नीचे तो ये एसएफजे इनकॉम्पिटेंस के अंडर पे आएगा। लेकिन अगर टॉर्निक्वेट ओपन भी नहीं किया और ग्रेजुअल फिलिंग देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, बिलो से, तो ये होगा परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस के अंदर। तो ये हो गए अपने 5 सीक्वेंस, एम्पटी किया, टाई किया, स्टैंड किया, रिलीज किया, ऑब्जर्व फिलिंग। ये उसको आप डायग्राम के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्वार्ट्ज टेस्ट में हमें क्या करना होता है कि जो हमारी इनकॉम्पिटेंट वेरिकोज वेन है उसके ऊपर टैप करना होता है और टैप करने के बाद अगर एसएफजे के ऊपर अगर हमें थ्रिल फील होता है तो ये इंडिकेट करेगा एसएफजे इनकॉम्पिटेंस को। तो स्वाट टेस्ट में क्या किया है, हमने इनकॉम्पिटेंट वेन के ऊपर टैप किया है और अगर थ्रिल फील हुआ हमें एसएफजे के ऊपर तो ये एसएफजे इनकॉम्पिटेंस को इंडिकेट करेगा। उसके बाद चौथा होता है परथीज टेस्ट। परथीज टेस्ट में क्या होता है कि हमें एसएफजी के जस्ट बिलो टॉर्निक्वेट बांधना होता है। टॉर्निक्वेट बांधने के बाद हमें पेशेंट को कहना होता है कि अब आप वॉक करके आओ, और वॉक करते वक्त अगर क्या होगा, स्वेलिंग डेवलप होगी और स्वेलिंग अगर ग्रेजुअली रिड्यूस होगी तो नॉर्मल है, लेकिन अगर जो स्वेलिंग है वो इंक्रीज ही होती है वॉक करने के बाद तो ये डीवीटी की कंडीशन में आएगा। तो 4 कौन कौन से टेस्ट की बात कर ली अपन ने। मोरिसे कफ इंपल्स टेस्ट, जिसमें कि पेशेंट को कफ करने के लिए कहा था, कफ इंपल्स को फील किया था एसएफजे के पास तो एसएफजे कॉम्पिटेंस हुआ। ट्रेंडलनबर्ग के टेस्ट की बात की, स्वास टेस्ट और परथीज टेस्ट की बात की, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे वेरिकोज वेन के। तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहला हीमरेज हो सकता है, मैरोलिन अल्सर्स में कन्वर्ट हो सकता है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है यहाँ पे वेरिकोज वेन की वॉल्स में, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखने के लिए मिल सकता है और वेनस अल्सर में डेवलप हो सकता है। तो मेरे साथ रिवाइज करिए, अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन में सर सबसे पहले तो हेमरेज हो सकता है, मैरोलिन अल्सर में डेवलप हो सकता है, कैल्सिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है वेरिकोज वेन की वॉल्स में, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है और वेनस अल्सर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें, मैनेजमेंट। देखो अगर उसने कुछ नहीं पूछा ना तो मैनेजमेंट भी पूछ सकता है कि वेरिकोज वेन का मैनेजमेंट आप बता दीजिए। तो वेरिकोज वेन के मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करेंगे फार्माकोथेरेपी, फिर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी का यूज अपन करते हैं ताकि अपन एडेमा जो पैर में हो रहा है उसको अपन लेस कर पाए। तो फार्माकोथेरेपी डिक्रीजेस द एडेमा, ठीक है। कौन कौन से ड्रग्स इसमें अपन यूज कर सकते हैं, फ्लेवोनॉइड्स यूज कर सकते हैं, डाइऑस्मिन यूज कर सकते हैं और हेस्पेरिडीन यूज कर सकते हैं। तो फार्माकोथेरेपी अपन ने क्यों यूज किया है, ताकि अपन एडेमा को डिक्रीज कर पाए। कौन कौन से ड्रग हैं, फ्लेवोनॉइड्स, डाइऑस्मिन और हेस्पेरिडीन, ठीक है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में
इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग अपन यूज करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन एडवाइस होता है। ठीक है, इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग अपन एडवाइस करते हैं पेशेंट को। इंजेक्शन लाइन ट्रीटमेंट होता है जिसको अपन कहते हैं कंप्रेशन स्क्लेरोथेरेपी। ठीक है, सबसे पहला नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला क्या हुआ, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे पहला इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग हुआ। दूसरा इंजेक्शन लाइन ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन स्क्लेरोथेरेपी। तीसरा होता है यहाँ पे फोम स्क्लेरोथेरेपी अपन करते हैं, इंडोवेनस लेजर एब्लेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहला अपन ने क्या किया था, इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग एडवाइस की थी। इंजेक्शन लाइन ट्रीटमेंट में हमने क्या किया था, कंप्रेशन स्क्लेरोथेरेपी जिसको हम कहते हैं। तो इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग, इंजेक्शन लाइन ट्रीटमेंट जिसको हम कंप्रेशन स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं, ये 3 नाम आपको याद करने हैं, फोम स्क्लेरोथेरेपी, इंडोवेनस लेजर एब्लेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ठीक है, तो ये 5 अपन ने तरीके पढ़े नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में। इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग के कुछ अपन एडवांटेजेस देखते हैं। इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग क्या करती है, तो इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग जो होती है वो इंक्रीज करता है इंटरस्टिशियल प्रेशर को, साथ ही साथ फ्लूइड एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कराने में हेल्प करते हैं। इंप्रूव करते हैं एम्बुलेटरी वेनस प्रेशर को, वेनस प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा, और माइक्रो सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करते हैं। इलास्टिक कंप्रेशन सर्कुलेशन अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको उसके फीचर्स बताने पड़ेंगे कि इंटरस्टिशियल प्रेशर को इंक्रीज करेगा, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, एम्बुलेटरी वेनस प्रेशर को इंप्रूव करता है और माइक्रो सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। अब आई बात सर्जिकल ट्रीटमेंट की, तो हम कौन कौन से सर्जिकल ऐसे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स प्रेजेंट हैं जिससे हम वेरिकोज वेन को करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बात यहाँ पे ग्रेट सेफेनस वेन, एसएफजे, एसएसवी या फिर एसपीजी के इनकॉम्पिटेंस की है, मतलब सेफेनस फीमोरल, सेफेनस पॉपुलेटर, स्मॉल सेफेनस और ग्रेट सेफेनस वेन की इनकॉम्पिटेंस की अगर बात है, तो इसमें हमें ट्रेंडलनबर्ग ऑपरेशन एक प्रोसीजर होता है, ये नाम याद करना है। किसकी बात करना है, अगर इन सारी वेन्स के अगर इनकॉम्पिटेंस की बात है तो इस पर हम ट्रेंडलनबर्ग ऑपरेशन कर सकते हैं। ट्रेंडलनबर्ग ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें हमें फ्लश लाइगेशन करना होता है एसएफजे या फिर एसपीजी का। इसमें हम स्ट्रिपिंग नहीं करते हैं, मतलब कि रिमूवल ऑफ वेन्स इसमें हमें नहीं करना होता है, फ्लश लाइगेशन करना होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारी बात ट्रेंडलनबर्ग ऑपरेशन की। उसके बाद अगर दूसरा अगर परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस है, तो परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस के लिए डॉट क्रॉकेट सर्जरी होती है, सब फेशियल इंडोस्कोपिक परफोरेटर सर्जरी होती है जिसको सेप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डॉट क्रॉकेट सर्जरी, सब फेशियल इंडोस्कोपिक परफोरेटर सर्जरी। ठीक है, तो ये बात होगी सर्जिकल ट्रीटमेंट की, लिखना पड़ेगा, लिख करके मैनेजमेंट एक बार याद होगा। तो ये हो गई बात हमारे वेरिकोज वेन्स की। ठीक है, जो कि लॉन्ग में, शॉर्ट में, दोनों जगह, हर जगह हमको देखने के लिए मिलता है। पैथोलॉजी पढ़ी, टाइप्स पढ़े, ठीक है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी देखा, क्लिनिकल फीचर्स देखे, इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स देखा, इन्वेस्टिगेशन देखा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इसके 4 मॉरिस कफ इम्पल्स, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, स्वाच टेस्ट और पर्थीस टेस्ट देखा, कॉम्प्लिकेशंस देखे इसके, मैनेजमेंट में फार्मेकोथेरेपी, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट देखा। अब बात करते हैं एक दूसरे शॉर्ट टॉपिक डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मेडिसिन और सर्जरी दोनों में ये टॉपिक देखने के लिए मिलता है, डीवीटी। ठीक है, ईटियोलॉजी क्या होती है, ईटियोलॉजी में इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि अपन पैथोलॉजी में भी पढ़ करके आए हैं। पैथोलॉजी में अपन ने पढ़ा था, याद करिए, विर्चोस ट्रायड। ठीक है, विर्चोस ट्रायड क्या होते हैं, ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं डीवीटी के। इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी, स्टेसिस, हाइपरकोएगुलेबिलिटी और इंडोथीलियल इंजरी। ब्लड स्टेसिस, हाइपरकोएगुलेबिलिटी और इंडोथीलियल इंजरी। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये भूल जाता है कि विर्चोस ट्रायड में कौन कौन सी 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका एक निमोनिक होता है जिसको हम कहते हैं शी, SHE, S फॉर स्टेसिस, H फॉर हाइपरकोएगुलेबिलिटी और E फॉर इंडोथीलियल इंजरी। अब शी तो तुम्हें बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, इसको तो तुम जल्दी नहीं भूलोगे। तो S फॉर हो गया स्टेसिस, H फॉर हो गया हाइपरकोएगुलेबिलिटी और E फॉर हो गया इंडोथीलियल इंजरी। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो रिस्क फैक्टर्स में अगर प्रीवियस हिस्ट्री है डीवीटी की, प्रेगनेंसी है, मैलिग्नेंसी है या फिर ट्रॉमा या फिर कोई सर्जरी हुई है जिसने कि इमोबिलाइजेशन ऑफ लिंग को कॉज कर रखा है। ठीक है, तो अपन रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हुए जल्दी से रिवाइज कराओ। प्रीवियस हिस्ट्री है अगर डीवीटी की, प्रेगनेंसी है, मैलिग्नेंसी है,
ट्रॉमा या फिर सर्जरी है जिसने कि क्या कॉज किया है, कॉजिंग इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर्स हो गए जो कि डीवीटी को कॉज करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, डीवीटी का पेशेंट किस तरह से हमारे सामने अपीयर होगा। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले सिम्टम्स की बात करें तो पेन, फीवर, टेंडरनेस और स्वेलिंग। तो जो भी हमारा अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे पेन देखने के लिए मिलेगा, पेन, फीवर देखने के लिए मिल सकती है बॉडी में, टेंडरनेस और स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, साइंस क्या क्या होंगे, तो 3 तरह के साइंस होते हैं डीवीटी में, मोजेस साइन, होमैन साइन और एंकल एडेमा देखने के लिए मिलता है। याद रखना है ये चीज़ें आपको। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे डीवीटी में, ईटियोलॉजी बताएंगे, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स शी, रिस्क फैक्टर्स में बताएंगे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीवीटी है, प्रेगनेंसी, मैलिग्नेंसी, ट्रॉमा सर्जरी जिसकी वजह से इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब हो रखा है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स में पेन, फीवर, टेंडरनेस और स्वेलिंग होगी। साइंस की अगर बात करें तो 3 तरह के साइंस होते हैं, क्या क्या, मोजेस साइन, होमैन साइन और एंकल एडेमा। अब मोजेस साइन में क्या होता है, मोजेस साइन में काल्फ स्क्वीज पेन होता है, स्क्वीज सा पेन होता है हमारी काल्फ मसल्स में, इसको हम कहते हैं मोजेस साइन। होमैन साइन में क्या होता है कि डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फूड करने पे रेजिस्टेंस या फिर स्टिफनेस हमें पेशेंट की तरफ से मिलेगी। तो मोजेस साइन में क्या हुआ, काल्फ स्क्वीज पेन प्रेजेंट होगा। होमैन साइन में क्या होता है, डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फूड करने पे हमें रेजिस्टेंस या फिर स्टिफनेस मिलती है और साथ ही साथ एंकल एडेमा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो 3 साइंस का नाम बताइए बस मुझे, मोजेस साइन, होमैन साइन और एंकल एडेमा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में भी हमें अभी भी वही चीज़ करनी है। ठीक है, सबसे पहला क्या किया है, सबसे पहला डॉपलर यूएसजी की है, उसके अलावा डुप्लेक्स यूएसजी करेंगे जिसमें हम कलर डॉपलर करते हैं। इसमें हमें क्या पता चलता है, इसमें हमें पता चलता है कि फ्लो, ब्लड फ्लो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ठीक है, उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं जिसमें कि हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो पता चलती है। तो 3 कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर हुए डीवीटी में, सबसे पहला होगा डॉपलर यूएसजी, दूसरा डुप्लेक्स यूएसजी जिसमें कलर डॉपलर करना पड़ता है। कलर डॉपलर में हमें क्या पता चलेंगे, फ्लो पता चलेगा प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। और तीसरा इमेजिंग कर सकते हैं जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो पता चलेगा। डॉपलर यूएसजी, डुप्लेक्स यूएसजी जिसमें कलर डॉपलर करते हैं और इमेजिंग करते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की डीवीटी के। तो सबसे पहला जनरल मेजर्स अपन अप्लाई करेंगे। तो बेड रेस्ट के लिए हमें सजेस्ट करना पड़ता है पेशेंट को और एलिवेशन ऑफ लिम्ब करके रखना पड़ता है 7 से 8 दिन के लिए। तो 7 से 8 दिन के लिए आपको पेशेंट को कहना है कि आप तो बेड रेस्ट करो, ठीक है, और एलिवेशन आपको अपने पैर को एलिवेट करके रखना है, 7 से 8 दिन तक आपको करना है। ठीक है, क्रैप बैंडेज का अपन यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टॉकिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। और क्या कराती है क्रैप बैंडेजेस, ये डीप वेनस फ्लो को इंक्रीज कराते हैं। तो जनरल मेजर्स अपन करेंगे। जनरल मेजर में सबसे पहले क्या होता है कि बेड रेस्ट का बोला अपन ने, एलिवेट करके रखने का लिंग में बोला 7 से 8 दिन के लिए, क्रैप बैंडेज का यूज़ करने के लिए बोलेंगे अपन या फिर स्टॉकिंग का यूज़ करने के लिए बोलेंगे जो कि डीप वेनस फ्लो को इंक्रीज कर देती है। अब ड्रग ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, तो ड्रग ट्रीटमेंट में अपन 2 तरह के अपन यहाँ पे ड्रग्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला है एंटीकोएगुलेंट और दूसरा होता है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। तो एंटीकोएगुलेंट में क्या होता है कि 0 से 5 डेज के लिए हम LMWH के साथ साथ वॉरफरिन यूज़ करते हैं। ठीक है, अपन जनरल मेजर्स अपन ने बता दिए। उसके बाद अपन ड्रग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ड्रग ट्रीटमेंट में हमें 2 तरह के ड्रग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने होते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला एंटीकोएगुलेंट्स और दूसरा थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। एंटीकोएगुलेंट्स में क्या होता है कि 0 से 5 डेज तक LMWH के साथ साथ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के साथ साथ वॉरफरिन स्टार्ट करना रहता है। और 5th डे के बाद हमें यहाँ पे अकेला वॉरफरिन स्टार्ट करके रखना पड़ता है। 3 से 6 महीने के लिए वॉरफरिन चलाना होता है। और अगर रिकरेंट डीवीटी है तो हमें यहाँ पे लाइफ लॉन्ग के लिए एंटीकोएगुलेंट चला करके रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में। तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और एल्टीप्लेज ड्रग यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ड्रग ट्रीटमेंट में मुझे बताओ, सबसे पहला सर एंटीकोएगुलेंट यूज़ करेंगे और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यूज़ करेंगे। एंटीकोएगुलेंट में 0 to 5 डेज के लिए LMWH प्लस वॉरफरिन यूज़ करना होता है और 5 दिन के बाद वॉरफरिन यूज़ करना पड़ता है 3 से 6 महीने के लिए। अगर रिकरेंट डीवीटी है तो रिकरेंट डीवीटी में लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेंट यूज़ करने पड़ते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में यूरोकाइनेज,
यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और अल्टीप्लेज ड्रग यूज करने पड़ते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है? सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको ये 3 नाम यूज करने हैं, ठीक है, रटने हैं। कौन कौन से? वेनस थ्रोम्बेक्टोमी, आईवी थ्रोम्बोलाइसिस और आईवीसी फिल्टर्स। ये 3 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा। वेनस थ्रोम्बेक्टोमी, आईवी थ्रोम्बोलाइसिस और आईवीसी फिल्टर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन आज के आखिरी टॉपिक, बर्जर्स डिजीज यानी कि थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। तो समझते हैं कि बर्जर्स डिजीज क्या होती है। सो बर्जर्स डिजीज इट इज अ नॉन एथरोस्क्लेरोटिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। क्या है ये एक नॉन एथरोस्क्लेरोटिक, मतलब यहाँ पे एथरोस्क्लेरोसिस नहीं होती है, नॉन एथरोस्क्लेरोटिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है ये। कहाँ का? इट इन्वॉल्व्स मीडियम साइज्ड एंड डिस्टल वेसल्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि नॉन एथरोस्क्लेरोटिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है जो कि मीडियम साइज्ड और डिस्टल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। तो इंट्रोडक्शन तो आप लिख लोगे, बता दोगे कि नॉन एथरोस्क्लेरोटिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है और मीडियम साइज और डिस्टल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। बात करते हैं ईटियोलॉजी पे, ठीक है। तो 20 से 40 ईयर्स के यहाँ पे मेल्स में बहुत ज़्यादा रेशियो होता है, तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे मेल्स में देखने के लिए मिलता है। तो 20 से 40 ईयर्स के मेल्स में ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? स्मोकिंग और टोबैको। साइट क्या होता है? लोअर लिम्ब में मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है और अपर लिम्ब में भी रेयरली देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ईटियोलॉजी क्या क्या हुआ कि 20 टू 40 ईयर्स के मेल्स में देखने के लिए मिलेगा। स्मोकिंग और टोबैको इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। लोअर लिम्ब में मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है। डेफिनेशन आप इंट्रोडक्शन आप लिख ही लोगे कि नॉन एथरोस्क्लेरोटिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है बर्जर्स डिजीज, जो कि मीडियम साइज्ड और डिस्टल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। चलिए क्लिनिकल फीचर्स बाद में देखेंगे, पहले अपन इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्जर्स डिजीज इंपॉर्टेंट है। तो इसके 5 क्लासिफिकेशन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। तो टाइप 1 बर्जर डिजीज में क्या होता है कि अपर लिम्ब का ये कंडीशन होता है, अपर लिम्ब थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस होता है, TAO, जो कि रेयर होता है, जैसा कि हमने इसके ईटियोलॉजी में बताया। तो टाइप 1 में क्या हुआ? अपर लिम्ब TA हुआ, जो कि रेयर होता है। टाइप 2 में क्या होता है कि लेग प्लस फीट TAO होता है, जो कि इसमें काहे का इन्वॉल्वमेंट होता है? इंफ्रापॉप्लिटियल इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, ठीक है, इंफ्रापॉप्लिटियल इन्वॉल्वमेंट हुआ। टाइप 3 में क्या होता है? फीमोरोपॉप्लिटियल इन्वॉल्वमेंट होता है। टाइप 4 में एओर्टो इलियोफीमोरल इन्वॉल्वमेंट होता है और जो टाइप 5 होता है वो जनरलाइज्ड होता है। तो 5 टाइप्स के बर्जर्स डिजीज का क्लासिफिकेशन होता है। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में अपर लिम्ब का ये होता है, अपर लिम्ब TA होता है, जो कि रेयर होता है। टाइप 2 में लेग और फीट इन्वॉल्व होता है, जिसको हम इंफ्रापॉप्लिटियल बोलते हैं। टाइप 3 में फीमोरोपॉप्लिटियल होता है। टाइप 4 में एओर्टो इलियोफीमोरल होता है और टाइप 5 में जनरलाइज्ड होता है। तो ये 5 टाइप आपको याद रखने हैं, जो कि आपको क्लासिफिकेशन में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में मोस्ट कॉमनली मेल स्मोकर्स में देखने के लिए मिलता है, जो कि 20 से 40 ईयर के एज ग्रुप में होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली किस में हुआ? मेल स्मोकर्स में देखने के लिए मिला, 20 से 40 ईयर्स के एज ग्रुप में। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स का ये न्यूमोनिक आपको याद रखना है। बर्जर्स डिजीज का न्यूमोनिक होता है प्रिजन, ठीक है, ये भी मैंने ही बनाया है। तो प्रिजन है, प्रिजन में PR फॉर प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव होता है, नॉन एथरोस्क्लेरोटिक होता है, सेगमेंटल होता है, ऑक्लूसिव होता है और इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। तो 2 चीज़ों के बारे में तो हमने इसके डेफिनेशन में, इंट्रोडक्शन में देख लिया था। तो प्रोग्रेसिव, इन्फ्लामेटरी, सेगमेंटल, ऑक्लूसिव, नॉन एथरोस्क्लेरोटिव, प्रिजन, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर की बात आए अगर बर्जर डिजीज के, तो आपको प्रिजन याद कर लेना है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली किस में पाया जाता है? मेल स्मोकर्स में 20 से 40 ईयर्स। इन्वॉल्व स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वेसल्स, बताया था ना, स्मॉल और मीडियम साइज के वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। लार्ज वेसल्स आर स्पेयर्ड। तो बर्जर्स डिजीज में क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि लार्ज वेसल्स जो होती हैं वो स्पेयर्ड होती हैं, सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम साइज की जो वेसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं बर्जर्स डिजीज में। न्यूमोनिक क्या होता है क्लिनिकल फीचर का? प्रिजन, ठीक है।
चलो अब मुझे एक बार फिर से टाइप रिवाइज करा दो ज़रा। टाइप 1 में सर अपर लिम्ब का बर्जर डिजीज होता है जो कि रेयर होता है। टाइप 2 में सर लेग और फीट में देखने के लिए मिलता है जिसको अपन इंफ्रापॉप्लिटियल बोलते हैं। टाइप 3 में फीमोरोपॉप्लिटियल। टाइप 4 में एओटो इलियोफीमोरल। और टाइप 5 में जनरलाइज हो जाता है पूरे लोअर लिम्ब में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ट्रायाड ऑफ बर्जर्स डिजीज। याद करो डायबिटिक फूड का ट्रायाड क्या क्या था? न्यूरोपैथी, इन्फेक्शंस और इस्चेमिया। बर्जर्स डिजीज के ट्रायाड में 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं? सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखने के लिए मिलता है। पहला क्या हो गया? सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। दूसरा होता है रेनॉल्ड्स फिनोमिना, अभी पढ़ करके आए हैं अपन रेनॉल्ड्स फिनोमिना। ठीक है, और तीसरा होता है ऑक्लूजन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वेसल्स। तो ट्रायाड क्या क्या हुआ मुझे रिवाइज कराइए। ट्रायाड क्या क्या हुआ? तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, दूसरा होता है रेनॉल्ड्स फिनोमिना, और तीसरा होता है ऑक्लूजन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वेसल्स। तो 3 चीज़ों का ट्रायाड होता है बर्जर्स डिजीज, जिसका निमोनिक होता है ORS। O फॉर ऑक्लूजन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वेसल, R फॉर रेनॉल्ड्स फिनोमिना, S फॉर सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो 2 निमोनिक अपन ने देख लिए। सबसे पहला क्लिनिकल फीचर का प्रिजन देखा, और ट्रायाड का अपन ने देखा ORS। O फॉर ऑक्लूजन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज आर्टरीज वेसल्स, R फॉर रेनॉल्ड्स फिनोमिना, और S फॉर सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। P और फॉर होता है इसमें प्रोग्रेसिव, I फॉर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, S फॉर सेगमेंटल, O फॉर ऑक्लूसिव, और N फॉर नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक। ठीक है, ट्रायाड अपन ने देख लिए। अब क्या होता है फाइनल या फिर लेटर स्टेजेस में? क्या होता है हमें यहाँ पे रेस्ट पेन, अल्सरेशन और गैंग्रीन देखने के लिए मिलता है। तो लेटर या फिर फाइनल स्टेजेस में हमें यहाँ पे रेस्ट पेन, अल्सरेशन, गैंग्रीन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो रेस्ट पेन वगैरह, गैंग्रीन वगैरह फाइनल स्टेज में देखने के लिए मिला। उसके साथ साथ एब्सेंस फीबाइल पल्स देखने के लिए मिलती हैं। डिस्टल टू प्रॉक्सिमल अपन जाएंगे अगर पल्स को फील करते हुए, मतलब नीचे से अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें पल्स एब्सेंस या फिर फीबाइल पल्स मिलेंगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस में। ये पैथोजेनेसिस समझना है बहुत अच्छे से। बर्जर्स डिजीज में आपको पैथोजेनेसिस लिखनी पड़ेगी। लॉन्ग टॉपिक होता है जो कि आपको लिखना पड़ेगा, वो आप तभी लिख सकते हो अगर आपने इसको अच्छे से समझ रखा है। क्या हुआ? अब मेल स्मोकर्स में देखने के लिए मिलता है। तो स्मोक हुआ, स्मोक में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिनिक एसिड होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिनिक एसिड यहाँ पे स्मोक में होते हैं, जो कि हमारे ब्लड से मिल करके क्या कॉज कराएंगे? ये वैसोस्पाज्म और हाइपरप्लेजिया कराते हैं। किसका? ट्यूनिका इंटीमा का। तो जो ट्यूनिका इंटीमा लेयर होती है हमारे वेसल्स की, उसमें क्या क्या कॉज करा रहे हैं? आर्टरीज में क्या कॉज करा रहे हैं? यहाँ पे वैसोस्पाज्म और हाइपरप्लेजिया कॉज करा रहे हैं। वैसोस्पाज्म और हाइपरप्लेजिया कॉज करा रहा है कौन? स्मोक। स्मोक में क्या होता है? स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिनिक एसिड होता है। तो वैसोस्पाज्म और हाइपरप्लेजिया होगा ट्यूनिका इंटीमा का। अब वैसोस्पाज्म होने की वजह से यहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। थ्रोम्बोसिस हो रही है। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? ऑब्लिटरेशन ऑफ मीडियम साइज वेसल्स। यहाँ पे हमारी जो मीडियम साइज वेसल्स हैं उनका ऑब्लिटरेशन होता है। ठीक है, लार्ज साइज वेसल्स तो यहाँ पे स्प्रेड होती हैं। अब थ्रोम्बोसिस होने की वजह से यहाँ पे फर्दर क्या होता है? पैन आर्टराइटिस डेवलप होता है। ठीक है, पैन आर्टराइटिस डेवलप होगा जिसमें कि आर्टरी, वेन, नर्व सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, पैन आर्टराइटिस में इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व होने लगती हैं फिर फर्दर वेसल्स की। अभी तो क्या हुआ था? ट्यूनिका इंटीमा इन्वॉल्व थी, अब इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। किस किस की? यहाँ पे आर्टरी की, वेन्स की, नर्व्स की, यहाँ पे सब कुछ इन्वॉल्व होने लगते हैं। इनमें क्या होता है? पैन आर्टराइटिस डेवलप होने लगता है। ठीक है, क्या हुआ? फिर से स्मोक हुआ, पेशेंट ने स्मोक किया, स्मोक होने की वजह से वैसोस्पाज्म और हाइपरप्लेजिया होता है ट्यूनिका इंटीमा का, और इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्लिटरेशन ऑफ मीडियम साइज्ड वेसल्स देखने के लिए मिलता है। फर्दर यहाँ पे पैन आर्टराइटिस देखने के लिए मिलेगी और आर्टरी, वेन, नर्व तीनों इन्वॉल्व होंगी। अब पैन आर्टराइटिस की वजह से के बाद क्या होता है? यहाँ पे फर्दर फिर मोर कोलेट्रल्स डेवलप होने लगते हैं। अब ज़्यादा कोलेट्रल्स बनेंगे और साथ ही साथ इस्चेमिया होने लगेगा लिम्ब का, और रेस्ट पेन डेवलप होने लगेगा। 2 चीज़ हुई। पैन आर्टराइटिस के बाद 2 चीज़ क्या क्या हो रही है? पैन आर्टराइटिस के बाद यहाँ पे ज़्यादा कोलेट्रल्स डेवलप हो रहे हैं और साथ ही साथ इस्चेमिया होने लग रहा है यहाँ पे लिम्ब का, और रेस्ट पेन क्रिएट हो गया है। तो एक बार
मुझे शुरू से पैथोजेनेसिस रिवाइज कराइए। सर मेल पेशेंट था, स्मोक किया, स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिनिक एसिड था। सर स्मोक जो होगा वो ब्लड में जाएगा और वैसोस्पाज्म, याद रखना है सर आपको, वैसोस्पाज्म और हाइपरप्लेजिया दोनों क्रिएट करेगा, किसमें, ट्यूनिका इंटीमा में। अब वैसोस्पाज्म और हाइपरप्लेशिया की वजह से सर थ्रोम्बोसिस डेवलप होगा। थ्रोम्बोसिस क्या करता है, ऑब्लिटरेशन कॉज करता है मीडियम साइज्ड वेसल्स का। अब थ्रोम्बोसिस के बाद सर अब फर्दर पैन आर्टराइटिस डेवलप होने लगेगा, तीनों वेसल कोट यहाँ पे इन्वॉल्व होने लगेंगे और आर्टरी वेन नर्व सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। अब पैन आर्टराइटिस के बाद सर क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, मोर यहाँ पे मोर कोलेट्रल्स डेवलप होने लगेंगे और इस्चेमिया ऑफ लिम्ब और रेस्ट पेन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद, अब ब्लॉकेज, वंस ब्लॉकेज ऑकर्स, अब एक बार धीरे धीरे करके ब्लॉकेज हो जाएगा। तो ब्लॉकेज होने की वजह से अब जो कोलेट्रल्स डेवलप हुए थे, जो कोलेट्रल्स, मोर कोलेट्रल्स जो डेवलप हुए थे वो अब ओपन हो जाएंगे, कोलेट्रल्स ओपन अप। और कोलेट्रल्स ओपन, ये देख सकते हैं, चूंकि ये डायग्राम है, इसको अपन कहते हैं कंपनसेटरी पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, कंपनसेटरी पीवीडी। कंपनसेटरी पीवीडी में क्या होता है कि कोलेट्रल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। वो कब होता है, जब जो हमारी जो मेन आर्टरी है वो पूरी तरह से मीडियम साइज जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस डायग्राम को देख सकते हैं, इसको, ये है कंपनसेटरी पीवीडी का, इसमें कोलेट्रल्स ओपन हो जाते हैं। तो ये हमारे साइड कोलेट्रल्स हैं जो कि ओपन हो गए हैं और जो ब्लड है वो लोअर लिम्ब की ओर फर्दर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज होने की वजह से यहाँ पे कोलेट्रल्स जो होंगे ओपन अप हो जाएंगे और कंपनसेटरी पीवीडी हो जाएगी। अब अगर पेशेंट ने स्मोकिंग को कंटिन्यू करा तो कंटिन्यू करते रहने के बाद अब फर्दर क्या होगा, जो कोलेट्रल्स होंगे वो भी ब्लॉक्ड हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं डीकंपनसेटरी पीवीडी। ठीक है, कंपनसेटरी पीवीडी होने के बाद अब अगर स्मोकिंग कंटिन्यू रही तो डीकंपनसेटरी पीवीडी में डेवलप हो जाएगा। इसमें ब्लॉकेज ऑफ कोलेट्रल्स भी होने लगता है। अभी तक तो कोलेट्रल्स की वजह से ब्लड फ्लो मेंटेन था, अब कोलेट्रल्स भी यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, जिसको कहते हैं अपन डीकंपनसेटरी पीवीडी। ये रहा इसका डायग्राम, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कोलेट्रल्स भी अब यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं और पुअर ब्लड फ्लो है यहाँ पे लोअर लिम्ब के लिए। तो अब डीकंपनसेटरी पीवीडी की वजह से क्या होता है, क्रिटिकल लिम्ब इस्चेमिया होने लगता है। क्रिटिकल लिम्ब इस्चेमिया होगा जिसकी वजह से रेस्ट पेन, अल्सरेशन और गैंग्रीन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है लोअर लिम्ब में। ठीक है, तो समझ में आया। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं कि पैथोजेनेसिस में स्मोक हुआ, स्मोक के बाद वैसोस्पाज्म और हाइपरप्लेजिया होता है ट्यूनिका इंटीमा का, थ्रोम्बोसिस डेवलप होगी जिसकी वजह से मीडियम साइज्ड वेसल्स ऑब्लिटरेट होंगे, पैन आर्टराइटिस होगी जिसमें आर्टरी वेन नर्व सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। पैन आर्टराइटिस के बाद दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि ज़्यादा कोलेट्रल्स डेवलप होंगे और इस्चेमिया ऑफ लिम्ब और रेस्ट पेन देखने के लिए मिलेगा। अब अगर ब्लॉकेज जैसे जैसे धीरे धीरे पूरा हो जाएगा तो कोलेट्रल्स ओपन हो जाएंगे और कंपनसेटरी पीवीडी हो जाएगी, मतलब कोलेट्रल्स की वजह से ब्लड फ्लो यहाँ पे लोअर लिम्ब पे जाएगा। और अगर स्मोकिंग कंटिन्यू रही तो अब कोलेट्रल्स भी धीरे धीरे ब्लॉक होने लगेंगे और डीकंपनसेटरी पीवीडी की स्टेज आ जाएगी, जिसे अपन कहते हैं क्रिटिकल लिम्ब इस्चेमिया, और पुअर ब्लड सप्लाई हो जाएगी लोअर लिम्ब की और रेस्ट पेन, अल्सरेशन और गैंग्रीन देखने के लिए मिलेगा। मैनेजमेंट क्या होता है यहाँ पे बर्जर्स डिजीज का, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपन समझते हैं कि हमें यहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो पेशेंट का हमें पेन रिड्यूस करना है। अब पेन रिड्यूस करने के बाद हमें जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ का उसको हमें स्टॉप करना होता है। सबसे पहले पेशेंट के पेन को रिड्यूस करना है, उसके बाद प्रोग्रेशन को रोकना है, उसके बाद मेडिकली मैनेज करना है, और अगर मेडिकली मैनेज नहीं होता है तो हमें फिर सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाना है, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट में ये चारों बातें लिखोगे कि प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, टू रिड्यूस पेन, टू स्टॉप प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं पेन रिलीफ की। तो पेन रिलीफ के लिए हम सबसे पहले एनाल्जेसिक्स देंगे, पैरासीटामोल या फिर ट्रामाडोल अपन यूज़ कर सकते हैं। एनाल्जेसिक्स अपन ने दिया, कौन कौन से एनाल्जेसिक अपन दे रहे हैं, पैरासीटामोल या फिर ट्रामाडोल। ठीक है, तो एनाल्जेसिक्स हो गए। उसके बाद बर्जर्स पोजीशन होती है, बर्जर्स पोजीशन की अपन एडवाइस देंगे पेशेंट को। इसमें क्या होता है कि जो हेड एंड होता है हमारे बेड का उसको एलिवेट करके रखना है। तो ये हमारा हेड एंड हो गया, इसको अपन ने एलिवेट करके रखा, तो बर्जर्स पोजीशन इसे कहते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को एडवाइस कहेंगे किस चीज़ की, बर्जर्स एक्सरसाइज की। तो एनाल्जेसिक्स, बर्जर पोजीशन, बर्जर एक्सरसाइज और हील रेस करके रखना होता है। बर्जर्स एक्सरसाइज में क्या होता है कि इसमें एलिवेशन ऑफ लिम्ब फॉर फ्यू मिनट्स, हमारे जो लिम्ब्स हैं, जो जैसे पेशेंट लेटा हुआ है, इसको हमें करना है कि आप कुछ मिनट के लिए डेली आप लिम्ब को अपना एलिवेट करके रखा करो। ये पलंग हो गया इसका, तो इसने लिम्ब को एलिवेट करके रखा हुआ है, तो ये बर्जर्स पोजीशन हो गई।
बर्जस एक्सरसाइज हो गई। बर्जस पोजीशन में हेड एंड जो है बेड का उसको एलिवेट करना होता है। एनाल्जेसिक्स देंगे और हील को रेस करके रखना है, अपने हील को रेस करने के लिए उसे हम कहेंगे। तो ये पेन रिलीफ के लिए ये सारे तरीके हो गए जो हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। उसके अलावा प्रोग्रेशन को स्टॉप करने के लिए हमें पेशेंट को कहना है कि बेटा आप प्लीज़ स्मोकिंग को अब आप छोड़ दो, डेली वॉक करो, एक्सरसाइज करो और डाइट को मैनेज करो। इंजरीज को अवॉइड करना है क्योंकि इंजरीज अल्सर या फिर फर्दर गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो स्मोकिंग सिजेशन कराना है, वॉकिंग और एक्सरसाइज की एडवाइस देनी है, डाइट की एडवाइस देनी है, इंजरीज को अवॉइड करना है और अपने लिम्ब की केयर करना है, केयर ऑफ लिम्ब। अब आ जाते हैं अपन तीसरे ऑप्शन मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। मेडिकली कैसे मैनेज करेंगे अपन? मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को सबसे पहले तो लो डोज एस्पिरिन देंगे 70 मिलीग्राम डेली। तो डेली अपन 75 मिलीग्राम अपन लो डोज एस्पिरिन पेशेंट को स्टार्ट करेंगे। क्लोपिडोग्रिल दे सकते हैं, अटोरवास्टेटिन दे सकते हैं, सिलोस्टोजोल दे सकते हैं जो कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन ने क्या किया? मेडिकल मैनेजमेंट में लो डोज एस्पिरिन दिया 75 मिलीग्राम डेली, क्लोपिडोग्रिल दिया, अटोरवास्टेटिन दिया, सेलिस्टोजोल दिया जो कि क्या करता है? इंप्रूव करता है सर्कुलेशन को। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट की ये सारी ड्रग्स आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट में हमें लंबर सिंपैथेक्टॉमी करना होता है। ठीक है, लंबर सिंपैथेक्टॉमी करेंगे, एम्पुटेशंस करेंगे अगर गैंग्रीनस या फिर नॉन सल्वेजेबल लिम्ब है, प्रोफंडोप्लास्टी करते हैं और केमिकल सिंपैथेक्टॉमी कर सकते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बाकी के पुराने सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरह। सबसे पहला क्या है? सर्जिकल सिंपैथेक्टॉमी, केमिकल सिंपैथेक्टॉमी, एम्पुटेशंस और प्रोफंडोप्लास्टी। तो ये बात हो गई हमारे आखिरी टॉपिक बर्जस डिजीज की। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे डे में। मिलते हैं अगले संडे जिसमें हम बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस देखेंगे ओरल कैविटी की, सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स और प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, कलरफुल नोट्स के साथ पढ़ेंगे। ये रहे हमारे सारे क्यूआर टेलीग्राम के, यूट्यूब के और इंस्टाग्राम पे, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल